सभी को पता है यूट्यूब से पैसे कमाए जाते हैं और यूट्यूब से करोड़पति भी बन सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता है कि इंस्टाग्राम पे भी एक मार्केट है जहाँ पे आप महीने के लाखों कमा सकते हो और वहाँ पे भी आप करोड़पति बन सकते हो। और यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम पे लोगो प्रमोशन वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एक रियल बिजनेस की, जो कि आप घर बैठे बैठे स्टार्ट कर सकते हो बिना फेस दिखाए, वो भी 0 इन्वेस्टमेंट के साथ। इस बिजनेस को बोलते हैं इंस्टाग्राम थीम पेज बिजनेस। आपने अपनी फीड में कुछ इंस्टा की रील्स तो देखी ही होंगी, जहाँ पे आप लोग इंस्टा की रील्स देख देख के 3 से 4 घंटे बर्बाद कर लेते हो। वही इन पेजेस के ओनर्स महीने के लाखों कमाते हैं, लेकिन कैसे? इंस्टाग्राम थीम पेज बिजनेस होता क्या है और आप इसे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आप इसे एज ए साइड बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं तो आप कितने कमा पाएंगे? इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये सब कुछ बताने वाला हूँ, वो भी स्टेप बाय स्टेप। लिटरली में अगर आप लोगों ने आज से पहले इंस्टाग्राम नहीं भी चलाया है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप ये जान जाएंगे कि इंस्टाग्राम से कैसे पैसे कमाए जाते हैं। ये वीडियो पूरा एक कोर्स होने वाला है जो कि 4 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। आप लोगों को हर एक चीज सीक्वेंस में समझ आए, इसलिए इसमें मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस भी मर्ज करी है। मैं पहले आप लोगों को बताऊंगा कि इंस्टाग्राम पे क्या क्या करके अर्निंग की जा सकती है, उसके बाद बताऊंगा कि कैसे आप अपना थीम पे सेट कर सकते हैं, उसे ग्रो कर सकते हैं और फिर उससे अर्न कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, फॉरनर्स उस इन्फॉर्मेशन के $1000 चार्ज करते हैं और मैंने खुद इसी इन्फॉर्मेशन के साथ इंस्टाग्राम से 5 से 8 लाख रुपए तक कमाए हैं। तो अगर आप इस वीडियो को स्किप करने का सोचते हैं तो नुकसान आपका ही है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपको कहीं और नहीं मिलने वाली है फ्री में। तो बिना किसी देरी को शुरू करते हैं सबसे पहले चैप्टर से, जो कि है पेज बिजनेस। पेज बिजनेस वो बिजनेसेस हैं जो कि आप किसी भी इंस्टाग्राम पेज से कर सकते हैं। इसमें आपको खुद को रिवील करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप एक इंट्रोवर्ट हो तो आपके लिए ये कैटेगरी बेस्ट है। अब इस कैटेगरी के अंदर 3 बिजनेसेस है, जिसमें से सबसे पहला है ट्रेडिंग ऑफ पेजेस। आप लिटरली में पेजेस को बाय एंड सेल करके महीने के 50,000 से ज्यादा कमा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कुछ भी बोल रहा है, लेकिन रुकिए, ये मेरा एक इंस्टा पेज है जिसमें मैं पिछले 2 साल से एक्टिव नहीं हूँ और पिछले साल ही मैंने ये पेज बेच दिया। अब अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि गैस कीजिए कि मैंने कितने में ये पेज बेचा होगा, तो आप लोग कहेंगे 1000 या 2000 या फिर ज्यादा से ज्यादा 3000, लेकिन मैंने ये पेज 24,000 रुपए में बेचा था। अब आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि इस पेज में ऐसा क्या था कि ये 24,000 में बिका, तो इसका जवाब है कि ये एक थीम पेज है। थीम पेज बिल्कुल आपकी यूट्यूब नीश की तरह होता है, यानी कि आपकी पेज की नीश क्या है, वही चीज उसका थीम होती है। अब अगर मेरा पेज ट्रैवल या फूड थीम से रिलेटेड होता तो ये इतने पैसों में ना बिकता, लेकिन मेरा पेज फाइनेंस और मोटिवेशन से रिलेटेड था, इसलिए इसकी मुझे अच्छी खासी वैल्यू मिली है। जिस तरह यूट्यूब पे अलग अलग नीश के क्रिएटर्स को अलग अलग पैसे मिलते हैं यूट्यूब से भी और स्पॉन्सर से भी, ठीक उसी वे में इंस्टाग्राम पे भी अलग अलग थीम पेजेस की अलग अलग वैल्यू है। लेकिन स्टिल आप लोग सोच रहे होंगे कि कौन ही बेवकूफ इतने पैसे देगा पेज बाय करने के, तो मैं इसका जवाब भी आप लोगों को दे देता हूँ। फॉरनर्स को ऑडियंस की वैल्यू काफी अच्छे तरीके से पता होती है और उन्हें इस मार्केट की भी अच्छी खासी नॉलेज होती है, इसलिए उन्हें ये एक इन्वेस्टमेंट की तरह लगता है और वो आराम से $200 से लेकर $400 तक पे कर देते हैं किसी भी पेज को बाय करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि एक बार उन्होंने कोई पेज बाय कर लिया तो वो वहां से $10,000 तक का प्रॉफिट निकाल के निकलेंगे। तो फॉरनर्स के लिए इंस्टाग्राम थीम पेजेस एक इन्वेस्टमेंट की तरह होते हैं, जो कि उनकी बिजनेस को एक्सेलरेट करने में उनकी हेल्प करती है। अब कोई भी पेज बाय करने से पहले आपकी पेज की एंगेजमेंट, ऑडियंस बेस और फॉलोअर बेस चेक किया जाता है, और ये सारी चीजें आप आराम से 3 महीने के अंदर अच्छे से सेट कर सकते हैं और अपने पेज को इजिली 20,000 फॉलोअर्स से लेकर 30,000 फॉलोअर्स तक ग्रो करवा सकते हैं, अगर आपको सही स्ट्रेटेजीज पता है तो। नाउ अगर आपके पास एक 30,000 फॉलोअर्स वाला पेज है तो उसे आप आराम से 30,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए में बेच सकते हैं। और अगर आप इस तरह के 3-4 पेजेस को ग्रो करें जिसपे आप सेम कंटेंट डालें, बस उसकी ब्रांडिंग थोड़ी सी अलग कर दे, तो आप आराम से महीने के 50,000 से लेकर 60,000 रुपए तक कमा सकते हैं सिर्फ पेजेस को बेच के। पेज ग्रो करना कितना ईजी है इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, लेकिन अगर आपको ये बिजनेस थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है तो आप सेकंड बिजनेस को भी ट्राई कर सकते हैं, जो कि है पेज ब्रोकर। जरूरी नहीं है कि पेज आपका हो तभी आप उसे सेल कर सकते हैं, आप किसी और के पेज को भी सेल करने में हेल्प कर सकते हैं और बीच में अपना कमीशन खा सकते हैं। मैंने ये काम सिर्फ एक ही बार किया था और उससे मैंने $500 से भी ज्यादा अर्न किए थे, वो भी एक ही दिन के अंदर। उस हफ्ते मुझे अर्जेंट 20,000 रुपए की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए मैंने ये काम किया था। अब ये वाला बिजनेस करना बहुत ही आसान है। आपको सबसे पहले एक सेलर ढूंढना है जो कि अपना पेज बेचना चाहता हो। नॉर्मली लोग जब अपना पेज सेल करना चाहते हैं तो वो स्टोरीज डालते हैं, जिससे आपको आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सा ओनर अपना पेज बेचना चाहता है। अब एक बार आपको पेज मिल गया, उसके बाद आपको एक बायर फाइंड करना है, और ये भी मुश्किल नहीं है अगर आपके पास एक थीम पेज है। अगर आप एक थीम पेज ओनर है तो आपके पास ऑटोमेटिकली डीएम में काफी सारे लोग आते रहेंगे जो कि कभी ना कभी आपसे पूछेंगे कि क्या आपके पास कोई पेज है बेचने के लिए। नाउ आपको करना क्या है कि आपको दोनों से अलग अलग बातें करनी है। सेलर जितने में आपको अपना पेज बेचना चाहता है, आपको उससे ज्यादा प्राइस बताना है बायर को, और मेक श्योर करना है कि वो लोग आपस में कॉन्टेक्ट ना कर पाए। आपको बायर को कन्विंस करना है कि ये पेज उसकी रिक्वायरमेंट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, और फिर बायर से पैसे लेकर सेलर को दे देने हैं, जिसके बाद सेलर आपको पेज का एक्सेस दे देगा, जो कि आगे आप
आप अपने बायर को दे सकते हो। अब इस प्रोसेस में किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने बीच में अपना कमीशन ले लिया है। ये कमीशन आराम से 5,000 से लेकर 7,000 रुपए तक हो सकता है। अगर आप एक महीने में ऐसे 5-6 पेजेस भी सेल कर देते हैं तो आपका आराम से 30 से 40,000 रुपए सिर्फ कमीशन में ही बन जाएगा। मेरा एक दोस्त यही काम करता है और वो हर महीने 17,000 से ज्यादा कमा लेता है। उसके पास हमेशा 10 पेजेस रेडी होते हैं जो कि उसे सेल करने होते हैं। इंस्टाग्राम पे कई सारे ग्रुप्स भी होते हैं जहाँ पे पता चलता रहता है कि कौन सा बंदा पेज बाय करना चाहता है या फिर कौन सा बंदा अपना पेज सेल करना चाहता है। आपको बस वहाँ पे एक्टिव रहना होगा और आपका काम बन जाएगा। अगला बिजनेस है पेज रेंटिंग का। जिस तरह लोग फ्लैट रेंट पे लेके वहाँ रहते हैं, ठीक उसी तरह इंस्टाग्राम पे भी पेजेस रेंट पे दिए जाते हैं। जो भी आपके पेज को रेंट पे लेता है वो आपके पेज से लोगों को मैसेज करता है, अपने कोर्सेज या प्रोडक्ट की मार्केटिंग करता है और उसे सेल करता है। मैंने 2023 में एक बार भी अपना पेज नहीं खोला था, स्टिल मुझे हर महीने 5,000 रुपए आ रहे थे क्योंकि मैंने अपने पेज को रेंट पे दे रखा था। नाउ इस बिजनेस के फायदे और नुकसान दोनों हैं। फायदा ये है कि अगर आप अपने पेज पे एक्टिव नहीं रह सकते हो, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो भी आपको एक पैसिव इनकम आती रहेगी। और नुकसान ये है कि फ्यूचर में अगर आप कभी अपना खुद का कुछ कोर्स या सर्विस लॉन्च करना चाहोगे तो टाइम पे आपको दिक्कत आएगी क्योंकि आपके पेज से पहले ही कुछ और सर्विस या कोर्स पहले ही लॉन्च हो चुका होगा और फिर आपकी ऑडियंस बेस कंफ्यूज हो जाएगी कि कहीं आप कोई स्कैम वगैरह तो नहीं कर रहे। इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप एक्स्ट्रा पेजेस बना के उनको रेंट पे दे दीजिए, या फिर अगर आपको पता है कि आप ज्यादा देर एक्टिव नहीं रह पाओगे अपने इंस्टाग्राम पे, सिर्फ उसी केस में अपने पेज को रेंट पे दीजिए, अदरवाइज मत दीजिए। ओके, सो अभी तक मैंने आपको जितने भी बिजनेसेस बताए वो आते हैं पेज बिजनेस की कैटेगरी में, क्योंकि यहाँ पे आपको खुद को शो नहीं करना पड़ता है। लेकिन एक और कैटेगरी ऑफ बिजनेस है जिसमें आपको थोड़ा सा इन्वॉल्व होना पड़ता है, और इस कैटेगरी में आप जितना ज्यादा इन्वॉल्व होंगे आपकी अर्निंग भी उतनी ज्यादा होगी। ये कैटेगरी है पर्सनल ब्रांडिंग। इस कैटेगरी के अंदर भी 3 वेज ऑफ अर्निंग है और मैंने अपने मैक्सिमम पैसे इसी कैटेगरी से अर्न किए थे। तो शुरू करते हैं अपने सबसे पहले बिजनेस से, जो कि है मेंटोरशिप। इस बिजनेस के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बंदे के बारे में बताना चाहता हूँ, निकोलस पैडे। ये एक 23 से 24 साल का लड़का है जो कि 17 की एज में ही दुबई शिफ्ट हो गया था, वो भी खुद के पैसों से, और इसने वो पैसे इंस्टाग्राम से कमाए थे। इंस्टाग्राम से ये ऑलरेडी $10 मिलियन से भी ज्यादा अर्न कर चुका है। और खास बात ये है कि ये कोई इंस्टा इन्फ्लुएंसर नहीं है, बल्कि ये मेंटोरशिप ही दिया करता था पहले। अब आपका क्वेश्चन होगा कि ये मेंटोरशिप क्या है? तो बेसिकली मेंटोरशिप का मतलब होता है दूसरे को सिखाना। जैसे आप अभी इंस्टाग्राम थीम पेज बिजनेस के बारे में सीख रहे हो, अगर वही काम मैं इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली डीएम के थ्रू करता तो मैं इस चीज के लिए चार्ज करता। मेंटोरशिप के अंदर हम बेसिकली थीम पेज बिल्ड करना, उसे ग्रो करना और उस पे सेल करना सिखाते हैं। और ये सिखाने के मैं अपने टाइम पे फॉरेनर से नियरली 24,000 रुपए और इंडियन से नियरली 7,000 से लेकर 10,000 रुपए तक चार्ज किया करता था। इसकी क्लासेस मैं जूम कॉल पे दिया करता था और मैं सिर्फ 4 ही कॉल्स रखता था, जो कि 1-1 घंटे की हुआ करती थी। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि मैं 4 घंटे किसी को इंस्टाग्राम सिखाने के 24,000 चार्ज किया करता था। अब जिस तरह मैं 24,000 ले रहा था, ठीक उसी तरह हर किसी का प्राइस अलग अलग होता है। निकोलस पैडे उस टाइम पे $5,000 लिया करता था पर्सनल मेंटोरशिप के। इस काम को करने के लिए आपको कोई मैसिव फॉलोइंग की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर आपके पास सिर्फ नॉलेज और एक्सपीरियंस है तो भी आपका काम हो जाएगा। मैंने अपनी पहली मेंटोरशिप सिर्फ 700 फॉलोअर पे ही सेल कर दी थी, और आप भी ये कर पाओगे अगर आपने ये वीडियो बिना स्किप किए पूरी देख ली तो। मैं मंथ में सिर्फ 4 से 5 स्टूडेंट ही रखा करता था, इसलिए मेरी अर्निंग ज्यादा नहीं हो पाती थी। लेकिन अगर आप ज्यादा स्टूडेंट्स को मैनेज कर पाए तो आप आराम से लाख से भी ज्यादा अर्न कर पाएंगे, वो भी पर मंथ। और इस काम में भी आपको फेस रिवील करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप फेस रिवील करके ये काम करते हैं तो आपकी एक पर्सनल ब्रांडिंग हो जाएगी, जो कि फ्यूचर में आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी। इस कैटेगरी का अगला बिजनेस है कोचिंग कॉल्स। कोचिंग कॉल्स बेसिकली मेंटोरशिप का ही सस्ता वर्जन होता है। जहाँ मेंटोरशिप में मैं जूम कॉल्स में पीपीटी के थ्रू हर चीज एक्सप्लेन किया करता था, वहीं कोचिंग कॉल्स में मैं सेम चीज सिर्फ वॉइस के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। इस बिजनेस में मुझे बस अपने क्लाइंट के साथ स्ट्रेटेजी शेयर करनी होती है जो कि उनके पेज को ग्रो करने में हेल्प कर सके। साथ ही उनके अगर कुछ डाउट्स हो तो उनको क्लियर करना होता है। मैं हर कॉल के 700 रुपए तक चार्ज करता था। तो अगर देखा जाए मुझे सिर्फ फोन पे बात करने के 700 रुपए मिलते थे। आज के टाइम पे अगर मैं अपनी कोचिंग कॉल दूं तो मैं हर कॉल के 3,000 से लेकर 5,000 तक चार्ज कर सकता हूं, और लोग मुझे पे करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि मैंने खुद की अपनी पर्सनल ब्रांडिंग इस लेवल तक बिल्ड कर ली है। अगर आप मेंटोरशिप नहीं देना चाहते हैं, ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे, तो आप सिर्फ कोचिंग कॉल्स देके भी अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। नॉर्मली आप जैसे फोन पे दोस्तों के साथ बात करते हैं, आपको बस वैसे ही बात करनी होगी। ठीक ऐसा ही है तीसरा बिजनेस, हाई टिकट क्लोजिंग। इस बिजनेस को समझने से पहले मैं आप लोगों को एक बंदे से मिलवाना चाहता हूँ, एलेक ऑक्टोपस। ये एक मल्टी मिलियनर है और इसने भी अपनी मेजर अर्निंग इंस्टाग्राम से ही करी है। लेकिन ये मेंटोरशिप नहीं देता, ये अपनी कंसल्टेंसी देता है, वो भी $10,000 में। हाँ बिल्कुल सही सुना। और लोग इसे पे भी करते हैं क्योंकि इसके पास वो नॉलेज है। और इस सबसे भी बढ़कर इसके पास 100 से भी ज्यादा लोगों की एक टीम है जो कि नंबर 1 सेलर्स है, और वो इसके लिए सेल्स लाने का काम करते हैं, क्योंकि ये हर सेल पे उनको काफी मोटा कमीशन देता है। हाई टिकट क्लोजिंग का मतलब ही यही होता है, एक हाई वैल्यू प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करना। वैसे अगर पर्सनल लेवल पे देखा जाए तो महीने में
में अगर एक भी हाई टिकट क्लोजिंग हो गई तो आपका काम बन जाएगा। लेकिन फॉरेन में लोग हर वीक 3 से 4 क्लाइंट्स को क्लोज कर लेते हैं। इस बिजनेस के लिए आपकी सेल्स स्किल्स काफी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर आपके पास पर्सनल ब्रांडिंग नहीं है या फिर आपके पास कोई चीज नहीं है जिसको आप हाई टिकट में सेल कर सको, तो आप दूसरे इन्फ्लुएंसर्स के लिए वर्क कर सकते हैं। ये इन्फ्लुएंसर्स आपको कमीशन देते हैं आपकी हर एक हाई टिकट क्लोजिंग के लिए, जो कि आराम से $400 से लेके $800 तक भी हो सकती है। आपको पूरे महीने में सिर्फ एक हाई टिकट क्लोजिंग करवानी है और आप अच्छे खासे पैसे अर्न कर लोगे। अब मैंने ये सारे बिजनेसेस पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर इसलिए रखे थे क्योंकि जब भी आप किसी क्लाइंट से डील करते हैं तो आपकी खुद की भी वैल्यू क्रिएट होती है। लोगों को पता चलता है कि आप कौन हो, आपके पास क्या स्किल्स है, आपकी क्या मेंटालिटी है। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर है तो आपके लिए पर्सनल ब्रांडिंग काफी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आपकी एक बार फेस वैल्यू बन जाए तो आप जो भी बिजनेस करेंगे वो सक्सेसफुली होगा, जैसा कि गैरी वी और ईमान गाजी ने किया। नाउ चलते अपने अगले कैटेगरी की अर्निंग पे, जो की है एजेंसी वर्क। इस कैटेगरी में बेसिकली आप दूसरे एग्जिस्टिंग ब्रांड्स या पेजेस के लिए वर्क करते हैं और बदले में अच्छी खासी अर्निंग करते हैं। इसके अंदर भी 3 बिजनेसेस है, जिसमें से सबसे पहला है कंटेंट क्रिएशन। आई नो आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे काफी सारे पेजेस को फॉलो कर रखा होगा जो कि हर 30 मिनट या 2 घंटे के अंदर एक कंटेंट डालते हैं। तो आपको क्या लगता है उन पेजेस के एडमिन खुद बैठ के कंटेंट बनाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हर बड़े पेज ने एक ना एक कंटेंट क्रिएटर को हायर कर रखा होता है, जिसका काम होता है उस पेज के लिए टाइमली कंटेंट देना। और कई बार तो कंटेंट क्रिएटर्स भी अपने नीचे छोटे कंटेंट क्रिएटर्स को हायर कर लेते हैं और बिना कुछ किए बीच में कमीशन कमाते हैं। इंस्टाग्राम पे 2 तरह का कंटेंट यूज होता है, पोस्ट और रील्स। अब अगर आप मेरी तरह मोटिवेशन या फाइनेंस नीश में है तो आप आराम से इतने चार्जेस ले सकते हैं कंटेंट क्रिएट करने के लिए। और अभी के टाइम पे कंटेंट क्रिएशन बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है, क्योंकि मार्केट में कैनवा, कैपकट और काफी सारे एआई टूल्स हैं जो कि आपका काम सेकंड्स के अंदर कर देंगे। मैं 2023 में कुछ क्लाइंट्स के लिए कैप्शन वाली रील्स बनाया करता था, जिसके मुझे हर रील के 90 रुपए मिलते थे। अब मेरा काम ज्यादातर कैपकट का ऑटो कैप्शन खुद ही कर देता था। इस तरह पर मंथ मैं सिर्फ 2 क्लाइंट से 10,000 रुपए तक अर्न कर लेता था। अगर आप इस बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो इसे भी आप आराम से लाख तक स्केल कर सकते हैं, ठीक मिलियनेयर स्टेप्स की तरह। ये पेज बड़े बड़े पेजेस के लिए रील्स बनाता है और हर रील के $40 से लेकर $50 तक चार्ज करता है। बड़े पेजेस और इन्फ्लुएंसर्स मैक्सिमम टाइम बल्क में ऑर्डर देते हैं, जैसे कि 100 रील्स हो गई या 200 रील्स का ऑर्डर हो गया एक साथ। आपको सिर्फ 3 परमानेंट क्लाइंट चाहिए जो कि आपको पर मंथ बल्क में ऑर्डर दे सके, और इस तरह आप महीने के लाख से भी ज्यादा अर्न कर पाएंगे। फाइनेंस और मोटिवेशन थीम पेजेस की पोस्ट और रील्स 200-400 रुपए में बिकती है। अगर आप इनकी हल्की सी ब्रांडिंग चेंज करके इन्हें आगे रीसेल करें तो आप आराम से 40,000 रुपए तक अर्न कर सकते हैं। मैंने ये काम खुद भी कई बार किया है। अगला बिजनेस जो इस कैटेगरी में है वो है पेज मैनेजमेंट। पेज मैनेजमेंट में बेसिकली आप अपने क्लाइंट की पेज को मैनेज करते हो, यानी कि रेगुलर पोस्ट करना, अकाउंट को एक्टिव रखना, उनके डीएम्स का रिप्लाई करना, स्टोरीज में एंगेज करना एंड एवरीथिंग। साथ ही उनकी ग्रोथ को और सेल्स को भी थोड़ा सा मॉनिटर करना होता है। इस काम के लिए आप अपने क्लाइंट से 400 से लेके $500 तक चार्ज कर सकते हो, वो भी पर मंथ, जो कि इंडियन रुपीस में नियरली 30,000 रुपए से ज्यादा हो गया। अगर आप सिर्फ 2 क्लाइंट्स भी ढूंढ लेते हैं तो आप पर मंथ 60,000 रुपए से ज्यादा कमा सकते हैं। मैंने पर्सनली कई मिलियन फॉलोअर्स वाले पेजेस को हैंडल किया है और मैं ज्यादा काम भी नहीं करता था उनके पेज पे। मैं उनके पूरे मंथ का कंटेंट एक वीक में ही शेड्यूल कर देता था और बाकी के महीने में सिर्फ डीएम्स का रिप्लाई करता था और एंगेजमेंट पे वर्क करता था। इस पूरे प्रोसेस में मुझे सिर्फ 2 घंटे लगते थे। आपको बाकी बिजनेसेस के कंपेरेटिवली यहाँ पे थोड़ा ज्यादा एक्टिव रहना होगा। मैंने पेज मैनेजमेंट और कंटेंट क्रिएशन को एजेंसी वर्क के अंदर इसलिए रखा क्योंकि ये दोनों मिलकर एक पूरा बिजनेस बनाते हैं। इस बिजनेस में आपको ऑनलाइन पेजेस को हैंडल करने का तो एक्सपीरियंस मिलता ही है, साथ में रियल लाइफ ब्रांड्स के साथ वर्क करने का भी चांस मिलता है। इन शॉर्ट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप आराम से अपने पैसे कमा सकते हैं और अपनी रेपुटेशन भी बिल्ड कर सकते हैं, अब चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। मैं जब अकाउंट्स के पेजेस मैनेज किया करता था तो मैं पर्सनली फूड इंडस्ट्री और फाइनेंस फर्म्स के साथ काम किया करता था, जिसकी वजह से मुझे उनके इंस्टाग्राम पेजेस के साथ साथ इस फील्ड के बिजनेस के बारे में भी काफी ज्यादा नॉलेज मिली है। नाउ मैंने अभी तक आपको जितने भी बिजनेसेस बताए उनको करने के लिए आपको खुद की जेब से 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा, लेकिन एक और बिजनेस है जो कि आपको करोड़पति बना सकता है। बस इस बिजनेस में एक दिक्कत है कि इसमें आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगेगी। ये बिजनेस है फेसबुक एड। आपने कभी सोचा है कि जो एड्स आपको इंस्टाग्राम पे दिखते हैं उनको एक्चुअल में रन कौन करता है? इन एड्स को बिजनेसेस या इन्फ्लुएंसर्स खुद नहीं रन करते, वो एक एजेंसी या इंडिविजुअल को हायर करते हैं जो कि उनके लिए प्रॉफिटेबल एड कैंपेन रन कर सके और उनके इन्वेस्टमेंट पे एक अच्छा खासा रिटर्न दे सके। और एज एन एड मैनेजर आपका काम होता है कि आप एड कैंपेन को अच्छे से रन करें और अपने लिए भी कुछ मार्जिन बचा ले। अगर आप बड़े बड़े बिजनेसेस के साथ काम करते हैं तो आपको हर एड कैंपेन के आराम से 30,000 से 70,000 रुपए तक मिल सकते हैं। अगर आपका कैंपेन सक्सेसफुल रहा तो
तो दूसरे बिजनेसेस खुद आपको कांटेक्ट करेंगे। क्लाइंट ढूंढने का झंझट यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होता। और ठीक इसी तरह आर्यन त्रिपाठी ने 1 साल के अंदर ही करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर लिया। मैं खुद 200 के कोर्सेज खरीद कर उन पे एड्स रन किया करता था और उन्हें 500 में बेचा करता था, जिससे मैंने सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट से 20,000 रुपए तक अर्न किए थे। लेकिन एड्स रन करना कोई आसान काम नहीं, इसलिए मैंने इस बिजनेस को लास्ट में रखा है। नाउ आई नो आप सोच रहे होंगे कि आसान नहीं है तो हम कैसे ही करेंगे, लेकिन आपको इसके पॉजिटिव साइड को देखना चाहिए। अगर ये बिजनेस आसान नहीं है तो इसका मतलब ये है कि बाकी लोग भी इसे करने में थोड़ा सा हेजिटेट करेंगे, यानी कि यहाँ पे ऑलरेडी एक एंट्री बैरियर लग गया है, जिसकी वजह से फ्यूचर में यहाँ पे कंपटीशन कम रहेगा। और अगर आप अच्छे रिजल्ट ला के दे पाए अपने क्लाइंट्स को तो आप अपनी यहाँ पे मोनोपोली भी बना सकते हैं। नाउ ये थे वो सारे मेथड जिससे आप इंस्टाग्राम पे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी एक बिजनेस को बड़े लेवल पे स्केल करते हैं तो आप यहाँ से करोड़ों भी कमा सकते हैं। फॉरेन में ऑलरेडी काफी सारे लोग ये सब कर रहे हैं, लेकिन इंडिया में अभी भी कंपटीशन कम है, तो इस बात का जितना ज्यादा हो सकता है उतना फायदा उठाइए। लेकिन इन सभी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ एसेंशियल नॉलेज होना जरूरी है, जैसे कि पेज की ग्रोथ कैसे करें, क्लाइंट्स कहां से लाए, क्लाइंट को पिच कैसे करें, सेल को क्लोज कैसे करें, सर्विस को डिलीवर कैसे करें, एसेट्रा एसेट्रा। तो डरिए मत, आगे के चैप्टर्स में आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, वो भी स्टेप बाय स्टेप। बस इस वीडियो को देखते जाइए। पिछली वीडियो में मैंने आपको 10 ऐसे तरीके बताए थे जिससे आप इंस्टाग्राम और फेसबुक से महीने के लाखों कमा सकते हैं, लेकिन इन सभी बिजनेसेस के लिए आपके पास एक चीज की नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है, वो है कि एक थीम पेज कैसे ग्रो करे। इस क्वेश्चन का आंसर 3 टुकड़ों में दिया जा सकता है: पेज ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट क्रिएशन, एल्गोरिथम ट्रिक्स एंड टिप्स। इस वीडियो में मैं आपको पेज ऑप्टिमाइजेशन सिखाने वाला हूँ, यानी कि अपने पेज को किस तरह एज अ ब्रांड शो करे और कैसे अपने बिजनेस के लिए एक फाउंडेशन को तैयार करे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना, वरना आप फिर से कहेंगे कि पेज ग्रो नहीं हो रहा। अब इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ कि हमारा इंस्टा पेज को एक नॉर्मल पेज नहीं है, बल्कि वो एक ब्रांड है। और आप कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं हो, बल्कि एक बिजनेसमैन हो, तो आपको अपने सारे काम इसी माइंडसेट के साथ करने हैं, तभी जाके आपको सक्सेस मिलेगी। तो सबसे पहली चीज आती है, वो है आपका यूजर नेम, जो कि आपका ब्रांड नेम है, क्योंकि लोग आपको इसी नाम से जानने वाले हैं और आपकी वैल्यू भी इसी नाम से क्रिएट होगी। अब यूजर नेम बनाते टाइम आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। नंबर 1, नेम शुड डिफाइन योर पेज। बिजनेस की दुनिया में एक पुरानी कहावत है, नाम पढ़ के काम समझ आ जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपकी ब्रांडिंग में बहुत बड़ी गड़बड़ है। आप जिस भी निश में अपना पेज ओपन कर रहे हैं, आपको इस निश से रिलेटेड कोई ना कोई कीवर्ड अपने नेम में जरूर रखना है, ताकि लोगों को पता चल सके कि आपका पेज किस चीज से रिलेटेड है। और इसके पीछे दूसरा रीजन ये है कि मान लेते हैं अगर आपको आज एक मोटिवेशन पेज को फॉलो करना हुआ, तो आप जाके सबसे पहले इंस्टाग्राम पे क्या सर्च करेंगे? ऑब्वियस आंसर है, आप एक कीवर्ड सर्च करेंगे जो कि होगा मोटिवेशन, और उससे रिलेटेड पेजेस आपको दिखेंगे। लेकिन अगर आपने अपने पेज का नाम कुछ ऐसा रख दिया हो जैसे कि मास्टरमाइंड या कुछ भी, तो ऑब्वियस सी बात है आपको फॉलोज नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपका पेज रैंक ही नहीं करेगा। नंबर 2 इज देयर शुड बी नो नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर इन योर नेम। आपके पेज के नेम में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर या फिर नंबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप एक ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं। आपका पेज एक नॉर्मल पेज नहीं है। अगर मैं आपको कहूँ कि कोई ब्रांड का नाम सोचिए, तो आपके दिमाग में गुच्ची, ज़ारा, महिंद्रा, टाटा एक्सेट्रा एक्सेट्रा आएंगे, लेकिन आपको इन सब के ब्रांड नेम में कहीं पे भी नंबर या स्पेशल कैरेक्टर जैसी कोई चीज दिखाई दे रही है? ऑब्वियस आंसर है नहीं। तो आप क्यों अपने ब्रांड के साथ ऐसा करेंगे? अगर आप अपने ब्रांड नेम में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर इस्तेमाल करते हैं तो आपका ब्रांड बनने से पहले ही खराब हो चुका होगा। इंस्टा पे एक पेज नेम बिल्ड करना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि लगभग सारे नेम टेकन होते हैं, लेकिन आपको डेस्परेट होकर ये गलती नहीं करनी है। मेरे मेंटोर ने मुझे एक चीज सिखाई थी, अगर मैं एक बार में बोल के अपने पेज का नाम किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मतलब मेरे पेज का नाम बहुत ही बेकार है। इस चीज को एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। मान लेते आपने एक नया पेज बिल्ड किया और उसका नाम रख दिया business.mindset_09, और वहीं आपकी दोस्त ने भी एक पेज खोला और उसका नाम रख दिया फाइनेंस हब। अब भले ही आप दोनों अपने पेज पे सेम तरह की चीजें अपलोड कर रहे होंगे, लेकिन फाइनेंस हब को ज्यादा लोग जानते होंगे और उसको ज्यादा फॉलोअर्स भी मिलेंगे, क्योंकि उसका नाम बोलना और याद करना काफी ज्यादा इजी है। और अभी जो मैंने आपको इंसिडेंट बताया, ये कोई मेड अप इंसिडेंट नहीं है, बल्कि ये एक्चुअल में मेरे साथ हो रखा है। मेरे पहले पेज का नाम business.mindset_09 ही था और मेरे दोस्त के पेज का नाम फाइनेंस हब था। और ऑल्दो हम सेम तरह का कंटेंट अपलोड किया करते थे, लेकिन उसकी ग्रोथ मेरे से काफी ज्यादा थी, और उसका सिर्फ एक ही रीजन था, उसका नाम। नंबर 3 इज 2 वर्ड नेम फॉर्मेशन। आपका ब्रांड नेम सिर्फ 2 वर्ड से बना होना चाहिए, जिसमें पहला वर्ड आपकी निश या कैटेगरी से रिलेटेड कोई कीवर्ड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम फाइनेंस, मोटिवेशन या फिटनेस निश में अपना पेज खोल रहे हैं, तो हमारे ब्रांड नेम के पहले वर्ड्स उससे कुछ मिलते जुलते हो सकते हैं, जैसे कि मनी, माइंडसेट, बॉडी एक्सेट्रा। और दूसरा वर्ड हमारा ब्रांडिंग वर्ड होना चाहिए, यानी कि कुछ ऐसा जो हमारे पेज को डिफाइन कर रहा हो, या फिर लेटर ऑन जो आपका CTA बन सकता है, यानी कॉल टू एक्शन। एग्जाम्पल के लिए बिजनेस माइंडसेट, फाइनेंस कॉल, बिलियनियर्स लाइफ, मनी हाइप।
इन सभी नामों में पहला वर्ड एक नीश से रिलेटेड कीवर्ड है जो कि पढ़ते समझ आ जाएगा कि आपका पेज किस चीज से रिलेटेड है, और दूसरा वर्ड एक एडजेक्टिव की तरह उस नेम को सपोर्ट कर रहा है। अब आपको एक और चीज का भी ध्यान रखना है, आपको इतने हैवी वर्ड्स भी इस्तेमाल नहीं करने हैं जो लोगों को समझ ही ना आए। नाम जितना सिंपल और इजी टू रिमेम्बर होगा उतना ही ज्यादा वो ग्रोथ भी लाएगा। एक अच्छा नाम ढूंढने में आपको आराम से 2 से 3 दिन लग सकते हैं, और इसमें आपको कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नेम आपकी फेस वैल्यू बनने वाली है और लेटर ऑन आपको सारे लोग आपके नाम से जानने वाले हैं। तो इसमें आप जितना ज्यादा टाइम देंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। अब आपके पास एक नेम है जिससे आप अपना इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और उसके बाद आपको अपने अकाउंट को एक प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करना होगा ताकि आप अपने पेज के इनसाइट्स देख सके, और साथ ही साथ इंस्टा भी आपके अकाउंट को प्रमोट करे। जैसे यूट्यूब के एनालिटिक्स हमें यूट्यूब पे ग्रो करने में हेल्प करते हैं, ठीक उसी तरह इंस्टाग्राम के इनसाइट्स हमें इंस्टाग्राम पे ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो अपने पेज को एक प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल पे आ जाना है और यहाँ पे 3 लाइंस पे क्लिक करना है, जिसके बाद आपको सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में जाना है और फिर यहाँ पे स्क्रॉल करके अकाउंट प्राइवेसी पे आना है। यहाँ पे आपको पहले ये इंश्योर करना है कि आपका अकाउंट एक पब्लिक अकाउंट हो, क्योंकि अगर वो एक प्राइवेट अकाउंट है तो वो एक प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो यहाँ से अकाउंट पब्लिक करने के बाद आपको वापस आना है और थोड़ा सा और स्क्रॉल करने के बाद आपको अकाउंट टाइप्स एंड टूल्स में जाना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट का, आपको इस पे क्लिक करना है और फिर कंटिन्यू पे क्लिक करते रहना है जब तक आप इस पेज पे ना आ जाओ। इसके बाद आपको यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में से अपने लिए एक कैटेगरी चूज करनी है जो कि आपकी पेज को डिस्क्राइब करती हो। अगर आपने फाइनेंस, मोटिवेशन या सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई पेज खोला है तो उसे आप एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी में रख सकते हैं। अगर आपने कोई हेल्थ से रिलेटेड पेज खोला है तो उसे हेल्थ की कैटेगरी में रख सकते हैं, और अगर आपने कोई मीम पेज खोला है तो उसे आप कम्युनिटी की कैटेगरी में रख सकते हैं। जैसे आप किसी कैटेगरी को चूज करेंगे, यहाँ पे आपको ऊपर एक ऑप्शन आएगा डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल का, आपको इसे चेक कर देना है ताकि आपकी प्रोफाइल और भी ज्यादा प्रोफेशनल लगे। अब इंस्टा लगभग 30 सेकंड लेगा, जिसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आपको एक क्रिएटर अकाउंट चाहिए या फिर एक बिजनेस अकाउंट। अब हम लोग एक थीम पेज रन करने वाले हैं तो हम अपने अकाउंट को एक क्रिएटर अकाउंट ही रहने देंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी एक ब्रांड है या फिर कोई शॉप है या फिर कोई ऑनलाइन बिजनेस है जिसके प्रोडक्ट आप यहाँ पे सेल करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे बिजनेस की कैटेगरी चूज करनी है, अदरवाइज कंटेंट क्रिएटर की कैटेगरी ही आपके लिए सही है। इसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपको ऑप्शन आएगा कि आप सारे अकाउंट्स को एक ही जगह से लॉगिन कर सकते हैं। तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप सेटअप कर लेना। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे नॉट नाउ पे क्लिक कर देता हूँ, और इसके बाद ये आपको 7 ऐसे स्टेप दिखाएगा जो कि आपको कंप्लीट करने अपने अकाउंट को एक प्रोफेशनल अकाउंट बनाने के लिए। अब इसको हम धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने इंस्टाग्राम को बैकग्राउंड से हटा देना है और फिर वापस से इंस्टाग्राम खोल के देखना है, और आपको पता चलेगा कि आपका अकाउंट एक प्रोफेशनल अकाउंट बन चुका है। आपको आपके अकाउंट में एक ऑप्शन मिल रहा होगा प्रोफेशनल डैशबोर्ड का, और यहाँ से आप अपने अकाउंट के इनसाइट्स वगैरह देख सकते हैं। अब हमारे पास एक ब्रांड नेम है और एक प्रोफेशनल अकाउंट भी है, लेकिन हमारे पास एक ब्रांड फेस नहीं है, यानी कि हमारा लोगो, जिससे लोग हमें पहचानेंगे। तो लोगो कैसे बनाएं? आपका लोगो भी आपके नाम की तरह सिंपल होना चाहिए लेकिन स्टिल यूनिक होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं कि जो भी आपके पेज का नाम है उसके फर्स्ट 2 लेटर उठा सकते हैं और उससे एक लोगो क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लेते मेरे पेज का नाम फाइनेंस गुरु है तो मैं गूगल पे जाऊंगा और वहाँ पे सर्च करूंगा FG लेटर लोगो। मैंने अपने नाम के पहले 2 अक्षर उठा लिया है, और इमेजेस में जाके मैं अलग अलग लोगो के डिजाइन देखूंगा, जिनमें से जो मुझे पसंद आएगा उसे मैं चूज कर लूंगा। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि ऐसा लोगो चूज करिए जो कि आपको ब्लैक बैकग्राउंड और व्हाइट कलर के अंदर मिल जाए, जैसा कि ये है। और ये चीज मैंने क्यों प्रेफर किया, इसका रीजन मैं आपको अभी दिखाता हूँ। लोगो को डाउनलोड कर लेने के बाद आप जो भी थीम कलर अपने पेज के लिए डिसाइड करना चाहते हो उसे भी डाउनलोड कर लेना। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे ग्रीन डिसाइड कर लेता हूँ, और इसके बाद हम लोग आएंगे पिकआर्ट्स पे, जो कि एक फोटो एडिटिंग ऐप है। पिकआर्ट्स पे आने के बाद यहाँ पे मैं अपने लोगो को ऐड कर लूंगा, और उसके बाद नीचे ऐड में जाके अपने कलर थीम को भी ऐड कर लूंगा। और यहाँ नीचे मुझे एक ब्लेंड का ऑप्शन मिलेगा जिसे मैं मल्टीप्लाई पे रख दूंगा, जिससे आपको कुछ ऐसा इफेक्ट मिलेगा। अब मैं इस कलर को अपने पूरे लोगो पे लगा दूंगा, और उसके बाद यहाँ से इरेजर को चूज करके जिस पार्ट पे मुझे कलर नहीं चाहिए वहां से उसको इरेज कर दूंगा, और फाइनली हमारे पास कुछ ऐसा लुक आ जाएगा। अब हमारा लोगो एक सर्कल के अंदर होना चाहिए, तो हम कटआउट पे जाएंगे और यहाँ से शेप को चूज करके सर्कल को चूज कर लेंगे, जिसके बाद हम एक कटआउट बनाएंगे सर्कल शेप में। लेकिन सारा काम यहाँ पे खत्म नहीं होता है, मेन चीज अभी बाकी है। इसके बाद आपको ड्रॉ में जाना है और यहाँ पे शेप में जाके सर्कल को चूज कर लेना है स्ट्रोक के साथ, और जो भी आपका थीम कलर है उससे रिलेटेड कलर चूज कर लेना है और अपने लोगो के किनारों पे एक सर्कल बनाना है, ठीक इस तरह, और इसे सही तरीके से सेट कर लेना है। अब ये जो सर्कल हमने ऐड किया है उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि लोग जब कीवर्ड सर्च कर रहे होंगे या फिर आपकी प्रोफाइल उनकी फीड पे आएगी तो उनको आपके लोगों के पास एक सर्कल दिखेगा, जिससे उनको लगेगा कि आपने कोई स्टोरी डाल रखी है, और बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो उस पर क्लिक कर देंगे। अब ऑल्दो आपने कोई स्टोरी नहीं डाल रखी होगी तो वो लोग आपके पेज पे लैंड करेंगे, जिससे आपकी पेज की रीच बढ़ेगी।
अब नाम और अच्छे लोगों के साथ हमें अपना काम बताना है, जो कि हम करते हैं बायो से। बायो किसी भी पेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको मौका मिलता है खुद के और अपने ब्रांड के बारे में एक्सप्लेन करने का, वो भी 150 वर्ड्स में। तो बायो लिखने का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। आप ऐसे ही रैंडमली कोई पैराग्राफ या फिर कोई मोटिवेशनल कोट लिख के अपने बायो को नहीं छोड़ सकते हैं, वो काफी ज्यादा अनप्रोफेशनल दिखेगा। हमारी बायो में सिर्फ 4 लाइंस होनी चाहिए, जिसके बाद आप चाहे तो किसी वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं। लेकिन इन 4 लाइनों में लिखे क्या? तो फर्स्ट लाइन में आता है आपका लॉन्ग टर्म गोल, यानी कि इस पेज या ब्रांड से आप क्या करना चाहते हैं, आपका विजन क्या है। अगर आपने एक फाइनेंस पेज खोला है तो उसमें आपका विजन हो सकता है ट्राइंग टू एस्केप 9 to 5 जॉब, या फिर मेक मनी ऑनलाइन, या कुछ भी। मेक श्योर आप ज्यादा वर्ड्स का इस्तेमाल ना करें। जितने कम वर्ड्स में आप अपना लॉन्ग टर्म गोल एक्सप्लेन कर सकते हैं, उतना ही अच्छा होगा। सेकंड लाइन में आपको बताना होता है कि आपका पेज क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, यानी आपकी लॉन्ग टर्म गोल की तरफ आपका क्या एक्शन है। तो इसे आप इस वे में लिख सकते हैं, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल नॉलेज, हेल्पिंग टीनेजर्स टू मेक मनी, या फिर हेल्पिंग ब्रांड्स टू ग्रो। जो भी आपकी नीश के अकॉर्डिंग बैठ रहा होगा, आपको वैसा एक लाइन लिख लेना है। उसके बाद थर्ड लाइन में हमें एक अथॉरिटी बिल्ड करनी होती है, जो कि आप कर सकते हैं अपनी अचीवमेंट्स बता के या फिर अपने नेटवर्क के बारे में बता के। जैसे कि मैं अपने थर्ड लाइन में लिख सकता हूँ कि मैंने 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रखा है, या फिर मैंने 20,000 सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए थे, वो भी 2 महीने में। अब स्टार्टिंग में आपके पास ऑब्वियसली कोई अचीवमेंट नहीं होगी, तो उस टाइम पे आप अपने नेटवर्क को शो कर सकते हैं। लाइक स्टार्टिंग में मैंने अपने पेज पे लिखा था दैट आई एम मेंटोर्ड बाय सेल्स विद केल्स, जिससे कि मेरी नीश में एक अथॉरिटी बन गई कि मैं सेल्स विद केल्स को जानता हूँ और मैंने इसके साथ काम कर रखा है, इसकी टेक्निक सीख रखी है। ये थर्ड लाइन आपके बहुत काम आएगी जब आप इंस्टाग्राम पे कुछ बेचने की कोशिश करोगे या फिर पैसे कमाने की कोशिश करोगे। लेकिन अगर आपके पास कोई नेटवर्क भी नहीं है शो करने के लिए, तो आप अपनी थर्ड लाइन में भी ये बता सकते हो कि आप क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, जो कि आपकी सेकंड लाइन से थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। उसके बाद आती है हमारी फोर्थ एंड लास्ट लाइन। तो इस लाइन में हमें एक CTA देना होता है, यानी कॉल टू एक्शन, जहाँ पे हम अपनी ऑडियंस को मजबूर करते हैं एक एक्शन लेने के लिए रिलेटेड टू अवर पेज। ये कुछ भी हो सकता है, या तो फॉलो करने के लिए बोलना हो सकता है, या फिर DM करने के लिए बोलना हो सकता है। अब क्योंकि हमारा पेज अर्निंग से रिलेटेड है, तो मैं अपने फोर्थ लाइन में लिख सकता हूँ DM me to earn $900 पर मंथ, या फिर $100 पर मंथ। आपकी जितनी भी कैपेबिलिटी हो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। और इसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन होता है कोई भी लिंक अटैच करने का। अगर आपके पास YouTube चैनल है, या फिर कोई वेबसाइट है, या फिर किसी और चीज का लिंक है, तो उसे आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और अगर आपके पास मल्टीपल लिंक्स है जो कि आप अपने पेज पे डालना चाहते हैं, तो आप लिंक ट्री नाम की वेबसाइट पे जा सकते हैं, जहाँ पे आप अपने सारे लिंक्स को पेस्ट कर सकते हैं और वो उस सब के लिए एक लिंक बना के दे देगा, जिसे आप अपने इंस्टाग्राम पे डाल सकते हैं। यू हैव टू मेक श्योर कि आपका लिंक ज्यादा लंबा भी ना हो। अगर आपका लिंक लंबा है तो उसे किसी लिंक शॉर्टनर से छोटा कर लेना। अब कुछ और बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है अपने बायो को लिखते टाइम। आपके हर वर्ड का पहला अल्फाबेट कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि इससे आपका बायो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखता है, जैसा कि आप यहाँ पे फर्क देख सकते हैं। और दूसरी चीज है कि आपके हर लाइन से पहले एक इमोजी आना चाहिए, जो कि एक सेपरेशन से अलग हुआ होगा। इस तरह आप एक परफेक्ट बायो को बिल्ड कर लेंगे। अब आपने एक बार अपना बायो सेट कर लिया है, तो उसके बाद आपको एडिट प्रोफाइल में आना है और नेम वाले ऑप्शन में जाके अपने नीश से रिलेटेड कोई भी 3 कीवर्ड्स लिख देने हैं एक सेपरेशन के साथ, जिससे कि आपको इंस्टाग्राम के एसईओ में रैंक होने में हेल्प होगी। अब एक बार हम एक व्यूअर के पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं कि अभी तक हमने अपने पेज पे क्या किया है। तो कल को अगर आपको एक मोटिवेशन या फाइनेंस नीश से रिलेटेड कोई पेज ढूंढना होगा, तो सबसे पहले आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे और सर्च बार में फाइनेंस लिखेंगे। और क्योंकि हमारे ब्रांड नेम में भी फाइनेंस होगा, तो हमारा पेज रैंक करेगा। और क्योंकि हमारा लोगो भी अट्रैक्टिव होगा एक सर्कल के साथ, तो लोग उस पे क्लिक करेंगे, जिसके बाद वो हमारे पेज पे लैंड हो जाएंगे। और हमारे पेज पे लैंड होने के बाद सबसे पहले वो हमारा बायो पढ़ेंगे, जो कि एक सिस्टमैटिक वे में लिखा गया होगा, जिसे पढ़ के वो ये समझ जाएंगे कि हमने ये पेज क्यों बनाया है, हम इस पेज पे क्या कर रहे हैं, हमने अभी तक क्या क्या कर लिया है और उनको क्या करना है। और ठीक इस तरह एक स्ट्रेंजर को आप अपने फॉलोअर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन एक असली ब्रांड वो होता है जो ऑडियंस से एंगेज करता है, उनसे कनेक्ट होता है। तो वो चीज हम कैसे करें, इसके लिए हमें मिलते हैं हाइलाइट्स। अब हाइलाइट्स के भी कुछ रूल्स हैं। नंबर 1, आपके हर हाईलाइट में एक कवर होना चाहिए, जिसमें आपके हाईलाइट के नाम से मैचिंग कोई आइकन होना चाहिए। नंबर 2, आइकन सेम थीम कलर के होने चाहिए जिस थीम कलर का आपका लोगो है और जिस थीम कलर के आपके पोस्ट होने वाले हैं। नंबर 3, आपके पेज पे मिनिमम 5 हाईलाइट्स होने ही चाहिए, ताकि कोई अगर आपका पेज अपने फोन पे खोले या फिर अपने पीसी पे भी खोले, तो आपका पेज अच्छा खासा सिस्टमैटिक ऑर्डर में दिखना चाहिए। आपके पेज के राइट हैंड साइड में कोई खाली स्पेस नहीं दिखनी चाहिए। नंबर 4, आपको 2 हाईलाइट्स हर एक हालत में किसी भी तरह ऐड करने ही है, जो कि है ग्रोथ और अर्निंग का। ग्रोथ और अर्निंग दिखाना इसलिए जरूरी है ताकि आपकी ऑडियंस आप पे ट्रस्ट कर सके कि इसने एक्चुअल में कुछ किया है और ये हमें कुछ सिखा सकता है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका पेज बस एक स्कैम पेज लगेगा और स्टार्टिंग में आपके पास ऑब्वियसली दिखाने के लिए कोई अर्निंग सोर्स तो नहीं होगा। तो टाइम पे आप क्या कर सकते हैं कि आप एक हाईलाइट तो बना सकते हैं और अंदर एक स्टोरी हो सकती है कमिंग सून। लेटर ऑन जब भी आपकी अर्निंग या ग्रोथ स्टार्ट हो जाए, तब आप उसके अंदर चीजें डालना स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप सोचते हैं कि ये तो सिर्फ 2 हाईलाइट्स हुई, बाकी 3 हाईलाइट्स में हम क्या डालें, तो
बाकी 3 हाईलाइट्स में आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि कोट्स, लाइफस्टाइल या फिर सर्विसेज। इसका एग्जांपल आप मेरे पेज से ले सकते हैं। और इन सब की सिवाय एक और हाईलाइट होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो कि है पर्सनल लाइफ। लेकिन ये हाईलाइट कैसे बनाते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीजें ऐड करनी है और कैसे करनी है, ये मैं आपको आगे किसी और वीडियो में सिखाऊंगा, जहाँ पे मैं आपको सेल्स सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये हाईलाइट आपको एक्चुअली में क्लाइंट्स लाने में हेल्प करती है। लेकिन तब तक के लिए आप ऐसे ही 5 हाईलाइट्स बना सकते हैं। अब हमारा प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन लगभग कंप्लीट हो गया है। अब हमें बस अपने प्रोफाइल पे कुछ पोस्ट चाहिए जो कि हमारे प्रोफाइल को परफेक्ट बना देगी। तो जो भी निश आपने चूज की है उससे रिलेटेड पोस्ट आप कैनवा पे बना सकते हैं सेम थीम कलर के साथ। या फिर अगर आप इतना टाइम नहीं देना चाहते हैं तो आप पोस्ट बाय भी कर सकते हैं किसी कंटेंट क्रिएटर से। लेकिन ऑब्वियसली आप लोग मेरे चैनल पे आए हैं तो मैं आपके पैसे खर्च तो नहीं होने दूंगा, इसलिए मैं आपके लिए एक मटेरियल पैक लाया हूँ, जिसमें आपको 80 मोटिवेशनल कोट्स, 200 बुक समरी पोस्ट, 500 बिजनेस मोटिवेशन पोस्ट, 100 फाइनेंस मोटिवेशन पोस्ट, 80 फॉरेक्स ट्रेडिंग पोस्ट, 100 सेल्फ डेवलपमेंट पोस्ट, 300 रियल एस्टेट पोस्ट, 200 वेट लॉस पोस्ट, 900 के करीब हेल्थ एंड फिटनेस पोस्ट, 50 फीमेल हेल्थ पोस्ट, 100 स्किन केयर पोस्ट और 100 डिजिटल मार्केटिंग पोस्ट लेके आया हूँ। ये करीब 2700 पोस्ट के आसपास है, जिनकी मार्केट में वैल्यू 20 से लेकर 30,000 के करीब है। लेकिन मैं ये सब कुछ आपको फ्री में दे रहा हूँ, वो भी एडिटेबल लिंक के साथ। यानी कि आप चाहे तो इन पोस्ट को अपने थीम कलर के अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं, इनमें अपना लोगो भी लगा सकते हैं, या फिर जो भी चेंजेस आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। लेकिन इनको यूज करने की एक कंडीशन है। जो लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा उस पर क्लिक करने के बाद आपको पहले एक वेरिफिकेशन देनी होगी, जिसको क्लियर करने के बाद आप कैनवा पे आ जाएंगे। अब कैनवा पे आते ही आपको एडिटिंग स्टार्ट नहीं करनी है, आपको बैक आना है और अपने कैनवा होम पे आना है, जहाँ पे आपको जो फाइल ओपन हुई होगी उसकी एक कॉपी बनानी है और फिर जो कॉपीड फाइल है उस पे आपको अपनी एडिटिंग करनी है। ऐसा इसलिए करना जरूरी है क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जो चीज आप अपने फोन या पीसी में एडिट कर रहे हैं वो दूसरे की पीसी में या फोन में भी एडिट हो रही होगी, और ऐसा करके आप एक दूसरे का काम ही खराब कर दोगे, जिसकी वजह से मुझे मजबूरन वो सारे लिंक्स को डिलीट करना पड़ेगा। तो ऐसा ना हो, इस चीज का ध्यान आपको ही रखना पड़ेगा। आपको पहले कैनवा पे जाके कॉपी बनानी है एक फाइल की और उसके बाद उस पे एडिटिंग करनी है। ओरिजिनल फाइल को आपको नहीं छेड़ना है। अब आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का सारा काम हो गया है और आपके पास पोस्ट भी है जिनको आप अपलोड कर सकते हैं अपने कलर थीम के साथ और अपने लोगो के साथ। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि हर रोज एटलीस्ट 3 पोस्ट डाले, एक सुबह 9 बजे के करीब, एक दोपहर में 3 बजे के करीब और एक शाम को 6 बजे के करीब। इससे आपके पेज पे रीच आना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन स्टिल एक पेज को ग्रो कैसे करना है, IERV स्ट्रेटेजी क्या होती है, $1.80 स्ट्रेटेजी क्या होती है, एक्सप्लोर पेज को कैसे हिट करना है, फॉलोअर्स को कैसे चुराना है अपने कॉम्पिटिटर से, एडवांस सेटिंग्स क्या होती है और अपने पेज को बिजनेस में कन्वर्ट कैसे करना है। इसलिए मैंने 1500 से भी ज्यादा पोस्ट की लिंक अपनी इंस्टा कम्युनिटी पे शेयर कर दिया है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इंस्टा कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी जाके वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नाउ आपने इंस्टा थीम पेज को सेट करना तो सीख लिया, लेकिन एक इंस्टा थीम पेज को ग्रो कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। मैंने पहले वीडियो में आपको ये बता दिया था कि इंस्टा पे वो कौन से 10 बिजनेसेस है जिससे आप महीने के अच्छे खासे अर्न कर सकते हैं, और पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि कैसे आप अपना पेज सेटअप कर सकते हैं जिससे वो एसईओ में भी रैंक हो और साथ में आप एक अपनी अलग से ब्रांड वैल्यू भी बना ले। और इस वीडियो में मैं आपको वो सारी स्ट्रेटेजीज और टिप्स बताने वाला हूँ जिससे आप इंस्टा पे कुछ महीने के अंदर ही अच्छा खासा ग्रो कर सकते हैं। ये वो स्ट्रेटेजीज और इन्फॉर्मेशन है जिसके लिए मैं अपने क्लाइंट से 10,000 से लेकर 24,000 तक चार्ज किया करता था, और इवन आज भी लोग इन स्ट्रेटेजीज को अपने पेड कोर्सेज में दिखाते हैं, ना कि फ्री में बताते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में आपके साथ वो सारी सीक्रेट स्ट्रेटेजी करूंगा, इसलिए हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी इस बात की रिस्पेक्ट करेंगे कि मैं आपको प्रीमियम कंटेंट फ्री में दे रहा हूँ और इस वीडियो को पूरा देखेंगे। आज की वीडियो में हम टाइप ऑफ कंटेंट, हैशटैग, एडवांस सेटिंग, एक्सप्लोर पेज, इनसाइट्स, स्टोरी फॉर्मेट, स्टीलिंग फॉलोअर्स, $1.80 स्ट्रेटेजी, IERV स्ट्रेटेजी जैसे काफी सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। एंड आई एम श्योर अगर आप में से किसी ने इस वीडियो को पूरा देख के समझ के और अप्लाई कर लिया तो वो श्योर इंस्टा से लाखों रुपए तो कमा के ही निकलेगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कंटेंट से। पेज तो आपका सेटअप हो गया है, अब आपको सही कंटेंट देना है वायरल होने के लिए। इंस्टा पे वायरल होने के लिए आपको सिर्फ 2 ही चीजें चाहिए होती है, अर्ली एंगेजमेंट और वायरल कंटेंट। अर्ली एंगेजमेंट कैसे लाए ये तो मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले वायरल कंटेंट को देख लेते हैं। इंस्टा पे 3 तरह का कंटेंट डलता है, पोस्ट, रील और लॉन्ग वीडियोस, और अभी के टाइम पे लॉन्ग वीडियोस को ना के बराबर ही देखा जाता है। तो हम सिर्फ 2 ही चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे, पोस्ट और रील्स के बारे में। अब आगे बढ़ने से पहले आपको हमेशा एक चीज अपने ध्यान में रखनी है, इंस्टा एक कंटेंट की नदी है और आपको बस लहरों के साथ बहते रहना है। अगर इंग्लिश में बोलो तो गो विद द फ्लो, लेकिन इस फ्लो
फ्लो के साथ आगे बढ़ने के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज वायरल चल रही है आपकी नीश के अंदर और उसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये कैसे करना है अभी बताता हूँ। सबसे पहले पोस्ट से स्टार्ट करते हैं। अब मैंने पर्सनली बिजनेस और फाइनेंस नीश में सबसे ज्यादा वर्क किया है, तो मैं आपको उसी के एग्जांपल से समझाऊंगा, लेकिन आपको चीजों को अपने नीश के अकॉर्डिंग फॉलो करना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मिलेनियम मेंटोर की तरह या तो एक कम्युनिटी पेज ओपन कर ले या फिर मार्केटिंग मेंटोर की तरह एक डेडिकेटेड पेज ओपन करे। दोनों के ही अपने फायदे और नुकसान है जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा। अब वापस आते हैं पोस्ट पे। तो पोस्ट 3 तरह के होते हैं, इन्फॉर्मेटिव, एवरेज वैल्यूएबल पोस्ट एंड एवरग्रीन पोस्ट। इन्फॉर्मेटिव पोस्ट में आपके करंट न्यूज, अपडेट्स या फिर क्राउजल पोस्ट आते हैं। फॉर एग्जांपल मिलेनियर्स, मेंटर और वेल्थ, ये दोनों पेज ही इसका बेस्ट एग्जांपल है। ये देखिए, ये जो पोस्ट है ये सिर्फ न्यूज प्रोवाइड कर रहा है एंड बिल्कुल सेम वे में ये पोस्ट भी। और इस तरह के पोस्ट काफी ज्यादा चलते हैं क्योंकि आजकल न्यूज चैनल का काम इंस्टाग्राम ही कर रहा है। इसके बाद आते हैं एवरेज वैल्यूएबल पोस्ट, जिसके अंदर कुछ इस तरह का कंटेंट आता है। अब ये पोस्ट मोटिवेशन तो प्रोवाइड कर रहा है, साथ में कुछ इन्फोग्राफिक्स के थ्रू वैल्यू भी दे रहा है, लेकिन इन पे एंगेजमेंट थोड़ी कम आती है कंपेयर टू इन्फॉर्मेटिव पोस्ट। और इसके बाद आते हैं एवरग्रीन पोस्ट। ये पोस्ट वो होते हैं जो कि आपको हमेशा एंगेजमेंट लाके देंगे ही, भले ही कितने भी साल क्यों ना बीत जाए। इसका बेस्ट एग्जांपल है कुछ इस तरह के पोस्ट। अब ये टॉपिक्स कुछ इस तरह के हैं जो कि इंस्टा से पहले फेसबुक पे चला करते थे, अब इंस्टाग्राम पे चल रहे हैं और कल को किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चलेंगे। इनका टाइम से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इमोशन से है। समय चेंज होता है लेकिन इंसान नहीं। लोग 90s में भी इस टॉपिक पे लड़ा करते थे, आज भी इस टॉपिक पे लड़ा करते हैं और फ्यूचर में भी लड़ते ही रहेंगे। और आपको बस यहाँ से एंगेजमेंट निकालनी है। नाउ पोस्ट के बाद आती है रील्स। अब रील्स का कॉन्सेप्ट काफी डिफरेंट होता है थीम पेजेस के लिए। अगर आप एक पर्सनल ब्रांड है या फिर एक क्रिएटर है तो आपको हर ट्रेंड को पकड़ना होता है और उस पर रील बनानी होती है विद हुक एंड नाइस स्क्रिप्ट। बट थीम पेजेस के लिए इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। अब रील कौन सी डालनी है और कैसे डालनी है ये डिपेंड करता है कि आप अपने थीम पेज को किस तरह प्रेजेंट करना चाहते हैं। मैं अच्छे से आपको एक एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। मिलेनियर्स मेंटोर, एंटरप्रेन्योरशिप फैक्ट्स और मार्केटिंग मेंटोर, ये तीनों ही काफी बड़े थीम पेज हैं और ये तीनों ही लगभग एक जैसे भी है और काफी ज्यादा डिफरेंट भी है। मिलेनियर्स मेंटोर अपने पोस्ट में इन्फॉर्मेटिव कंटेंट डालता है, बेसिकली न्यूज और कैराउजल्स, और वही रील्स में रैंडमली जो भी ट्रेंडिंग रील चल रही होती है या फिर क्लिप चल रही होती है उसे एक कैप्शन के साथ डाल देता है कुछ इस तरह से। वही एंटरप्रेन्योरशिप फैक्ट्स अपने पोस्ट में ज्यादा एवरेज वैल्यूएबल कंटेंट डालता है और रील्स में वो वायरल क्लिप्स को ही अपलोड करता है, लेकिन अपने नीश के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करके कुछ इस तरह से। और इसके बाद आता है मार्केटिंग मेंटोर। ये बंदा पूरी तरह से सिर्फ अपने थीम पेज से रिलेटेड ही पोस्ट डालता है और उसी के अकॉर्डिंग रील डालता है। डजंट मैटर कि क्लिप या रील वायरल है या नहीं, अगर वो चीज इसके थीम से रिलेटेड है तो ये अपलोड कर देगा। अब मैंने आपको इन तीनों पेजेस का एग्जांपल क्यों दिए, इसका रीजन ये है क्योंकि इन तीनों पेजेस ने सेम वे में स्टार्ट किया था और आज भी लगभग इन तीनों पेजेस को एक जैसी स्पॉन्सरशिप आते हैं। नाउ मिलियनियर्स मेंटोर का जो पेज है वो एक कम्युनिटी टाइप पेज है जहाँ आपको ज्यादा फॉलोअर्स गेन करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और साथ में कंटेंट बनाने में भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी और ग्रोथ भी बहुत ज्यादा इजी है। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि आपके पास कुछ नॉन सीरियस ऑडियंस भी गैदर हो जाएगी। अगर मैं कंपैरिजन और वैल्यू के टर्म्स में बात करूं तो मार्केटिंग मेंटोर के 1 मिलियन ऑडियंस की वैल्यू इक्वल है मिलियनियर मेंटोर के 10 मिलियन फॉलोअर्स के। रीजन ये है कि मार्केटिंग मेंटोर टोटली स्टिक्ड है अपनी थीम के साथ और उसके पास ऑडियंस भी ऐसी है जो इस चीज से या तो रिलेट करती है, इस चीज के बारे में या तो जानना चाहती है या फिर टोटली इस चीज के अंदर इंटरेस्टेड है। और मार्केटिंग मेंटोर के पास नॉन सीरियस फॉलोअर लगभग ना के बराबर ही होगी। वहीं एंटरप्रेन्योरशिप फैक्ट दोनों का मिक्स काम कर रहा है और टोटली सेफ खेल रहा है। कहने के लिए इन तीनों की ऑडियंस बेस में काफी ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन जो इनकी एक्चुअल ऑडियंस है जो कि इनको पैसे बना के देगी, जिनको ये फ्यूचर में कोई सर्विस या कोर्स पिच कर सकते हैं, वो लगभग इक्वल ही है। और ये सारा डिफरेंस हुआ है सिर्फ टाइप ऑफ कंटेंट की वजह से। तो अब पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको इन तीनों में से किसके मेथड के अकॉर्डिंग वर्क करना है और फिर उस हिसाब से आगे कंटेंट बनाना है। अब पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को अपने टेलीग्राम के थ्रू लगभग 2700 प्लस एवरेज वैल्यूएबल पोस्ट के एडिटेबल लिंक दिए थे और बार बार रिक्वेस्ट की थी कि उसे प्रॉपर्ली यूज करना, लेकिन आप लोगों ने उस लिंक के साथ कुछ ऐसा किया और आप लोगों की वजह से काफी सारे वो लोग जो कि एक्चुअल में इस चीज का यूज करना चाहते थे उनको इस पोस्ट का एक्सेस ही नहीं मिला। अब ऑल्दो मैं उन क्रिएटर्स में से नहीं हूँ जो कि अपने सब्सक्राइबर से पैसे लेता है किसी सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन आप लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं आप लोगों को वैल्यूएबल आइटम्स फ्री में ना दूं, क्योंकि आप लोग एक्चुअल में उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं और दूसरों के लिए और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। इसलिए इस बार मैं एक डिफरेंट मेथोलॉजी के साथ आया हूँ। इस बार मैं आप लोगों के साथ एडिटेबल लिंक तो शेयर नहीं करूंगा, लेकिन आप लोगों को वो 2700 पोस्ट वापस दूंगा। साथ में आपको कुछ वायरल रील्स का पैक भी दूंगा जो कि मैंने खुद क्रिएट किया है। ये रील्स ऐसी हैं जो कि 100% वायरल होगी, डजंट मैटर कि आप किस भी आईडी पे उसे अपलोड कर दे। इसको मैंने इवन 2 अलग अलग चैनल्स पे टेस्ट भी किया है और ये हमेशा वर्क करती है। अगर आप एक नया चैनल खोलते हैं या फिर आपके पास पुराना चैनल भी है और उसके ऊपर आप इन रील्स को लगातार अपलोड करते हैं तो आई एम श्योर कि ये रील्स बहुत जल्दी वायरल हो जाएंगी और आपकी ग्रोथ भी बहुत इजीली हो जाएगी। और ये सारा कंटेंट मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे अपलोड कर रखा है, जहाँ पे
अगर आप क्लिक करेंगे तो आप कॉस्मो फीड की एक वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने काफी सारे प्रोडक्ट्स को अपलोड कर रखा है, जिसमें सबसे पहले है 200 वायरल ग्रीन रील्स पैक। इस पैक के अंदर आपको 200 रील्स मिल जाएगी जो कि आपके पेज को एकदम से ग्रो करवा देगी, और ये सारी रील्स थोड़ी सी ग्रीन कलर में है, यानी कि ग्रीन कलर थीम के साथ है। तो अगर आपने अपने थीम पेज के लिए ग्रीन कलर चूज किया था तो आप इन रील्स को डाउनलोड कर सकते हैं, उन्हें अपने पेज पे अपलोड कर सकते हैं अपने लोगो के साथ, और बहुत ही जल्दी ग्रो कर सकते हैं मिलियनेयर मेंटोर की तरह। लेकिन अगर आपका थीम कलर ग्रीन की जगह रेड है तो मैंने 100 वायरल रील्स का पैक बना रखा है जो कि रेड कलर में भी है, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। लेकिन इसमें सिर्फ 100 ही रील्स हैं, लेकिन ये 100 रील्स भी इनफ है आपके चैनल को कम से कम 10,000 से लेकर 20,000 फॉलोअर्स तक गेन करवाने के लिए। और बाय चांस अगर आपने अभी तक अपना थीम कलर डिसाइड नहीं किया है या फिर आप अभी भी कंफ्यूज है, तो मैंने ये सेम रेड रील्स को व्हाइट रील्स में भी कन्वर्ट करके रखा हुआ है, और उसका बंडल पैक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इन सभी रील्स पे आप अपना लोगो लगा सकते हैं, अपना वाटरमार्क लगा सकते हैं, और उसे अपने पेज पे अपलोड कर सकते हैं और बहुत ही इजीली ग्रो कर सकते हैं। इसके सिवाय जो 2700 पोस्ट मैंने आपको पहले प्रोवाइड किए थे, सेम पोस्ट मैं आपको दोबारा प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन इस बार एडिटेबल लिंक्स नहीं है, बल्कि वो सिर्फ डाउनलोड होंगे। मैंने मेक श्योर किया कि मैं सभी पोस्ट में से लोगो हटा दूं ताकि आप अपना लोगो ऐड कर सके और अपने ब्रांड वैल्यू को मेंटेन कर सके। इसके सिवाय आप लोगों ने मेरे चैनल की एडिटिंग वगैरह तो देख ही रखी है, तो मैंने अपना एडिटिंग पैक भी यहाँ पे अपलोड कर रखा है। साथ में मैंने 500 अलग साउंड इफेक्ट्स भी अपलोड कर रखे हैं जो कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स इस्तेमाल करते हैं, और आप लोगों को नहीं मिलते क्योंकि वो एक प्रीमियम वेबसाइट पे अपलोडेड होते हैं, तो उसका भी आपको एक अलग से पैक मिल जाएगा। और इस सब के अलावा आपको एडिटिंग में मोशन बैकग्राउंड्स की जरूरत तो पड़ने ही वाली है, तो मैंने 100 से ज्यादा मोशन बैकग्राउंड्स भी यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। अब इन सभी प्रोडक्ट्स की एक्चुअल मार्केट वैल्यू कुछ इस तरह की है, लेकिन तो आप सबको ये प्रोडक्ट कुछ इस प्राइस में मिल जाएंगे। अब इन सभी प्रोडक्ट्स के प्राइस मैंने जानबूझ के इतने कम रखे हैं ताकि आप सब लोग इसको अफोर्ड कर सके, एंड आई एम श्योर कि जो लोग सीरियस होंगे और जो एक्चुअल में काम करने वाले हैं वही लोग इसको लेंगे। अब नॉन सीरियस लोग आप लोगों के प्रोडक्ट के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते और आपकी ग्रोथ में प्रॉब्लम भी नहीं डालेंगे। अब जिन लोगों को ये प्राइस भी अफोर्डेबल नहीं लग रहा है, उन लोगों से मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा जो कि मेरे मेंटोर ने मुझे कही थी, अगर तुम लोग अपने बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो तुम्हारा बिजनेस बिजनेस ही नहीं है, और अगर आप लोग बिजनेस नहीं कर रहे हैं तो पैसे खर्च करना वैसे भी वैल्यूएबल नहीं है, तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप इस चीज को मत ही लेना। लेकिन जो लोग एक्चुअल में बिजनेस करने वाले हैं, जो मुझे इस पूरी सीरीज में फॉलो कर रहे हैं, और जो लोग एक्चुअल में लाखों कमा के निकलना चाहते हैं इंस्टाग्राम से, सिर्फ वही लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करें और यहाँ से अपने प्रोडक्ट को ले और अपने पेज पे अपलोड करना स्टार्ट करें ताकि वो जल्दी से जल्दी ग्रो हो सके। अगर आप इनमें से कोई भी रील बंडल लेते हैं और उसे कंटिन्यूअसली अपलोड करते हैं डेली, तो आई एम श्योर कि आप कंपटीशन को पीछे छोड़ के बहुत ही इजीली ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इन रील्स को मैंने सिर्फ एक पेज पे नहीं बल्कि 2 पेज पे टेस्ट किए, वो भी अलग अलग थीम कलर के साथ, और साथ में मैंने इवन इसको यूट्यूब पे भी टेस्ट किया, और इन रील्स ने मुझे यूट्यूब पे भी व्यूज ला के दिए। ऑल्दो ये कंटेंट यूट्यूब पे मोनेटाइजेबल नहीं है, लेकिन इंस्टाग्राम पे इस पे कोई इशू नहीं है। आपको यहाँ से फॉलोअर्स भी इजीली गेन हो जाएंगे, आपकी ऑडियंस बेस भी बढ़ जाएगी और कॉपीराइट का भी कोई इशू नहीं आएगा। और साथ में जो एडिटेबल पैक वगैरह मैंने आपको दिया है जो कि मैं अपनी वीडियो एडिटिंग में इस्तेमाल करता हूँ, साउंड इफेक्ट्स दिए हैं, उस पे भी कॉपीराइट का कोई इशू नहीं है। आप बेफिक्र होकर उसे इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी एडिटिंग को नेक्स्ट लेवल बना सकते हैं। ओके, तो अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो अब आपके पास एक पेज सेटअप हो गया है, आपने उसकी ब्रांडिंग भी कर लिया है, आपके पास अब वायरल कंटेंट भी मिल गया है। अब आपको बस वायरल होने के फॉर्मूले की सेकंड पार्ट को कंप्लीट करना है, जो कि है अर्ली एंगेजमेंट। इंस्टा का बहुत ही सिंपल सा फंड है, अर्ली एंगेजमेंट इज इक्वल टू वायरल कंटेंट एंड वायरल कंटेंट ब्रिंग्स अर्ली एंगेजमेंट। अब अर्ली एंगेजमेंट लाने के बहुत सारे मेथड्स और ट्रिक्स हैं, तो मैं सबसे पहले सबसे आसान वाले से स्टार्ट करता हूँ। मान लेते हैं कि आपने कोई पोस्ट करी थी और उस पोस्ट पे कुछ कमेंट्स आए थे और आपने उन कमेंट्स का रिप्लाई भी कर दिया, ये सोच के कि आपकी एंगेजमेंट बढ़ेगी या फिर और लोग उसको देख के कमेंट करेंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको कमेंट्स का रिप्लाई तब तक नहीं करना है जब तक आप अपनी अगली पोस्ट को अपलोड ना कर दे। अब जब आप अपनी अगली पोस्ट को अपलोड कर देंगे, फिर आपको अपनी पुरानी पोस्ट पे वापस आना है और सभी कमेंट्स का रिप्लाई करना है। इससे होगा क्या कि उन लोगों के पास एक नोटिफिकेशन जाएगी आपके रिप्लाई की या फिर आपके लाइक कमेंट की, जिससे बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो आपकी पोस्ट पे रिविजिट करेंगे या फिर गलती से आपके पेज पे रिविजिट कर देंगे। और जब वो आपके पेज पे रिविजिट करेंगे तो उनको और भी कुछ नई पोस्ट दिखाई देगी जिसके साथ वो हो सकता है कि एंगेज कर ले। इसलिए आपने एक नए पोस्ट को करते ही अपने एंगेजमेंट के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ा दिए, और ये चीज आपको बार बार करनी है आप जब भी कोई नई पोस्ट को अपलोड करते हो। दूसरी चीज ये है कि आप जब भी कमेंट का रिप्लाई करते हो तो मेक श्योर करो कि आप कमेंट के रिप्लाई में या तो कोई क्वेश्चन पूछो या फिर कुछ ऐसा बोलो जिससे कन्वर्सेशन स्टार्ट की जा सके, इससे आपकी एंगेजमेंट और भी ज्यादा बढ़ेगी। और तीसरी चीज यही है कि आप हमेशा उसी टाइम पे पोस्ट कीजिए जिस टाइम पे आपकी ऑडियंस सबसे ज्यादा एक्टिव है। और बाय चांस अगर आपके पास इस चीज का डेटा अवेलेबल नहीं है, तो इंडिया में सबसे ज्यादा लोग एक्टिव सुबह के 9 बजे, दिन के 3 बजे, शाम के 6 बजे और रात के 9 बजे होते हैं। तो ट्राई कीजिए कि आप उसी टाइम पे अपलोड कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट के लाइक और रिप्लाई करने का कोई फायदा नहीं होगा अगर वो बंदा सामने एक्टिव ही ना हुआ तो। चौथा पॉइंट ये है कि अपलोड करते ही अपनी पोस्ट की एक स्टोरी भी डालिए, क्योंकि इंस्टा पे हर एक चीज की ऑडियंस अलग है। यानी कि हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हो जो सिर्फ आपके रील्स देखते हो या फिर सिर्फ आपके पोस्ट देखते हो या फिर सिर्फ आपकी स्टोरीज देखते हो। तो आपको मेक श्योर करना है कि पोस्ट की एक स्टोरी जरूर लगाए, ताकि जो लोग आपकी पोस्ट नहीं देखते हो सिर्फ स्टोरीज देखते हैं, उनको भी पता चल जाए कि आपने कोई पोस्ट कर रखी है और वो कहीं ना कहीं उससे एंगेज कर ले। अब पांचवी टिप ये है कि आपको पोस्ट करने के बाद अपने थीम या अपने नीश के बड़े पेजेस पे जाना है, उनकी मोस्ट रिसेंट पोस्ट पे जाना है और उन लोगों से एंगेज करना है जिन्होंने उस पोस्ट के साथ एंगेज किया था। यानी कि जिन लोगों ने उस पोस्ट पे कमेंट
कमेंट किया है या फिर उनके पोस्ट पे लाइक किया है, आपको उनके साथ एंगेज होना है, यानी कि उनके कमेंट के रिप्लाई देने हैं या फिर उनके पेज पे या फिर उनके प्रोफाइल पे जाके उनकी एक दो पोस्ट लाइक कर देनी है, वहां पे कमेंट करने हैं, ताकि उनको पता चल सके कि आपका भी एक पेज एग्जिस्ट करता है जो कि सेम तरह का कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है। इससे आपकी प्रोफाइल विजिट भी बढ़ेगी, आपकी रीच भी बढ़ेगी और अल्टीमेटली एंगेजमेंट भी बढ़ेगी। और अगर आपने पोस्ट करने के 10 बार ये काम किए तो आपकी अर्ली एंगेजमेंट अपने आप ही हो जाएगी। अब ये जो चीज मैंने आपको बताई है, ये आपको पोस्ट को अपलोड करने के बाद 1 घंटे तक करते रहना है, क्योंकि किसी भी पोस्ट या फिर किसी भी कंटेंट के स्टार्टिंग के 1 घंटे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं इंस्टाग्राम पे। अब ये 5 स्टेप्स तो वो थे जो आपको पोस्ट करने के बाद फॉलो करने हैं, लेकिन पोस्ट करते टाइम की इन चीजों को फॉलो करना है। कैप्शन कैसे लिखने हैं, हैशटैग कैसे लगाने हैं, एडवांस सेटिंग्स क्या होती है, इन सब का आंसर मैं अभी थोड़ी देर में देता हूँ। अब जब आप कोई भी चीज अपलोड करने जाते हैं तो आपको जो सबसे पहला फीचर मिलता है वो होता है कैप्शन का। एंड आप कैप्शन में 2 चीजें कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द पोस्ट, और रील्स के लिए एक अलग ही स्ट्रक्चर होता है। अभी हम इन सबको समझेंगे। अगर आपने कोई इन्फॉर्मेटिव पोस्ट डाली है, यानी कि कोई न्यूज रिलेटेड पोस्ट डाली है, तो बेस्ट कैप्शन तो यही होगा कि आप उससे रिलेटेड कोई आर्टिकल कॉपी पेस्ट कर दे। लोग जितनी ज्यादा आपकी पोस्ट पे रुकेंगे, आपकी उतनी ज्यादा एंगेजमेंट और रीच मिलेगी। और कैप्शन में अगर कोई आर्टिकल हुआ तो मैक्सिमम टाइम लोग उसे पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर आपने कोई एवरेज वैल्यूएबल पोस्ट डाली है जो कि मैक्सिमम टाइम आपको डालनी ही पड़ेगी, तो आपको आर्टिकल नहीं छापना है, बल्कि आपको खुद की ब्रांडिंग और मार्केटिंग करनी है। कैसे, अभी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको मार्केटिंग की कुछ बेसिक चीजें समझा देता हूँ। आप जब तक कोई चीज बिना किसी बैक स्टोरी के बेचते हैं, तब तक वो एक गुड होता है, यानी कि वो एक सम्मान होता है। लेकिन अगर आप कोई चीज एक स्टोरी के साथ बेचते हैं, तो वो चीज एक ब्रांड बन जाती है, क्योंकि आप उस प्रोडक्ट के पीछे एक कहानी बता रहे हैं, एक इमोशन बता रहे हैं। इसको आप अपनी डेली लाइफ में भी देख सकते हैं। टाटा कंपनी कार्स नहीं बेचती बल्कि सिक्योरिटी बेचती है। रोलेक्स घड़ियां नहीं बेचती बल्कि वो लग्जरी बेचती है। नाइकी जूते नहीं बेचता बल्कि वो स्पोर्ट्स पीरियड को बेचता है। एप्पल फोन नहीं बेचता बल्कि वो एक स्टेटस को बेचता है। ये सारे इमोशंस है जो कि एक प्रोडक्ट के साथ लिंक कर दिए गए हैं, इसलिए ये सारी कंपनीज आज एक ब्रांड है। सेम वे में अगर आप बिना किसी बैक स्टोरी या इमोशन के कुछ बेचने जाओगे, तो आप लाखों लोगों की तरह भीड़ में कहीं गायब हो जाओगे और खुद को कभी कंपटीशन से अलग नहीं कर पाओगे। अब क्वेश्चन आता है कि आप अपनी स्टोरी कैसे बनाए। तो स्टोरी बनाने का एक फॉर्मेट होता है जो कि मैं आपको अभी समझाता हूँ। तो किसी भी स्टोरी के फॉर्मेट में जो सबसे पहली चीज आती है वो होती है एक बैक स्टोरी। इसमें आपको वो चीजें बतानी होती है जो कि आप पहले फेस किया करते थे, और बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका करंट कस्टमर भी वही चीजें फेस कर रहा होगा, यानी कि स्ट्रगल। कहानी की शुरुआत आपको हमेशा स्ट्रगल से करनी है जो कि आपने फेस की है, क्योंकि स्ट्रगल, पेन, हसल ये एक लौती चीज है दुनिया की जो हर लेवल पे शेयर की जाती है। डजंट मैटर कि इंसान अमीर है या गरीब है, स्ट्रगल पेन दोनों के पास है अपने अपने। अब अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो को देख के अपना पेज स्टार्ट कर दिया होगा, तो अभी तक आपने कुछ स्ट्रगल्स भी फेस कर ही लिए होंगे, जैसे कि रीच ना मिलना, एंगेजमेंट ना आना, फ्यूचर प्लान ना होना, कोई गाइडेंस ना होना। ये सब काइंड ऑफ स्ट्रगल ही होते हैं जो कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर क्लाइंट भी अभी फेस कर रहा होगा। इस चीज को अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एक पैरा बना के दिखा देता हूँ। मान लेते हैं कि हम ये पोस्ट अपलोड करने वाले हैं, तो इंस्टा पे जो मेरा कैप्शन होगा उसकी सबसे पहली लाइन मेरी एक सीटी होगी जो कि इस पोस्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा या फिर कोई कमेंट करने के लिए एक सीटी टाइप ही होगा। और उसके बाद आपको अपनी कहानी स्टार्ट कर देनी है कुछ इस तरह से। मुझे पता है कि 0 से स्टार्ट करने पे कैसा फील होता है। मुझे अभी भी याद है कि जब मैंने ये पेज स्टार्ट किया था, मुझे बेसिक नॉलेज भी नहीं थी कि इंस्टा का एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है। मैं हर रोज 5 टाइम अपलोड किया करता था, खुद से पोस्ट बनाता था, 3-4 घंटे देता था अपनी लाइफ के डेली, बस 100 इंप्रेशंस के लिए, 1 लाइक के लिए और 0 कमेंट्स के लिए। और इवन 3 महीने के कंटिन्यूअस पोस्टिंग के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने मुश्किल से 100 फॉलोअर्स गेन कर रखे थे 3 महीने के अंदर। मेरा जो सपना था कि मैं एक ऑनलाइन बिजनेस करना चाहता हूँ, वो मेरे सामने ही टूट रहा था और मैं कुछ नहीं कर सकता था। और जो मेरा डर था कि एक 9 to 5 जॉब करनी पड़ेगी, वो कहीं ना कहीं मुझे सच होती हुई दिख रही थी। अब ये जो कहानी मैंने आपको बताई, ये टोटली इमेजिनरी कहानी है, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन स्टिल आई एम श्योर आप में से काफी सारे लोग इससे रिलेट कर चुके होंगे। और यही रीजन होता है एक बैक स्टोरी बताने का, ताकि लोग उससे रिलेट कर सके। लेकिन मेक श्योर कि आप अपना ओरिजिनल स्ट्रगल ही लिखे, चीजों को ज्यादा बढ़ा चढ़ा के ना लिखे, वरना ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाएगा। अब यहाँ तक कहानी सुनने के बाद कहीं ना कहीं आपके मन में भी क्यूरियोसिटी जागी गई होगी कि आगे क्या हुआ, और वही आपको बताना है। दूसरा पैराग्राफ हमारा होता है ड्रीम्स का। अब स्ट्रगल की बात करने के बाद आपको अपने ड्रीम्स बताने हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपके क्लाइंट जैसे ही होंगे। जैसे कि मैं दुनिया घूमना चाहता था, मैं अपने पेरेंट्स को सारा कंफर्ट देना चाहता था, अच्छी अच्छी कार्स बाय करना चाहता था, खुद के लिए एक घर खरीदना चाहता था, और ये सब मैंने सोचा था कि मैं अपने ऑनलाइन बिजनेस से कर लूंगा। अब ये जो यहाँ पे मैंने आपको ड्रीम्स बताए हैं, ये हर एक इंसान के ड्रीम होते हैं, इसमें कुछ भी यूनिक नहीं है, और आपके क्लाइंट के भी ये ड्रीम होंगे। और ड्रीम शेयर करने के बाद भी आपको 3 चीजें शेयर करनी है। तो हमारा तीसरा पैराग्राफ होगा द वॉल। इसमें आपको ये बताना है कि आपके सपने और आपके बीच में वो कौन सी चीज थी जो कि आपको रोक रही थी उसे हासिल करने से, उसे ही हम वॉल बोलते हैं। हमारे कैप्शन में ये कुछ ऐसा होगा, मुझे पता था कि मेरे सपने इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखा था जो ऑलरेडी वो अचीव कर चुके थे जो मैं करना चाहता था, पर मेरे पास एक चीज नहीं थी जो उनके पास थी, प्रॉपर गाइडेंस, अच्छा सपोर्ट और एक्सपीरियंस मेंटोर। अब अपनी प्रॉब्लम बताने के बाद आपको मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन शेयर करना है, यानी कि किस टाइम पे आपको एहसास हुआ कि आपके पास क्या चीज की कमी है और आपने क्या किया। तो चौथा पैराग्राफ आपका होगा एपिफनी का। अगर मैं इसको कैप्शन के फॉर्मेट में लिखूं तो ये कुछ इस तरह से लिखूंगा, अब मैंने सोच लिया था कि मैं अपने सपनों पे गिव अप
अप नहीं करूंगा। मैं 1 लाख चांस देना चाहता था अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए, और ये चीज मैंने अपने आप से प्रॉमिस करी। और उसके बाद जो सबसे पहला काम मैंने किया वो था एक अच्छा मेंटोर ढूंढना। अब अगर आप नोटिस करेंगे तो हमारी कहानी में एक थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म आ रहा है। आपका क्लाइंट जो ये कैप्शन पढ़ रहा होगा वो कहीं ना कहीं अंदर से इंस्पायर फील कर रहा होगा ये पढ़ के, लेकिन अभी और भी चीजें बाकी है। 5वां पैराग्राफ आपका होगा प्लान का। अब आपको ये बताना है कि आपने जो सोचा है उसके लिए आपने क्या प्लानिंग एंड प्लॉटिंग की, क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो करी और वो किस तरह से वर्कआउट करी। तो इसको अगेन मैं आपको कैप्शन के फॉर्मेट में लिख के बताता हूँ। मुझे पता था कि मेरे पास गाइडेंस नहीं है और मेरे को एक मेंटोर की जरूरत है, तो मैंने खुद से प्रॉमिस किया कि मैं अगले 6 महीने अच्छे से डेडिकेट होकर अपने बिजनेस पे वर्क करूंगा। मैंने एक मेंटोर ढूंढा, उसके साथ कंटेंट की प्लानिंग करी, मोनेटाइजेशन स्ट्रेटेजीज प्लान करे, बहुत सारी मीटिंग्स करी, वेबिनार्स करी और अपना काम शुरू कर दिया। यहाँ पे आपने बता दिया कि आपने क्या एक्शन लिया, क्या प्लान बनाए। अब आपको दिखाना है कि आपने क्या अचीव किया है। तो हमारा 6ठा पैराग्राफ उसी चीज का होगा, अचीवमेंट। यहाँ पे आपको अपने प्लानिंग का रिजल्ट दिखाना है, जो कि कुछ इस तरह का होगा। जहाँ मेरे पास 100 फॉलोअर्स भी नहीं थे, वहीं अगले महीने मेरे पास 10,000 से ज्यादा फॉलोअर्स थे और मैं ऑलरेडी वेबिनार्स होस्ट कर रहा था और महीने के $1000 से भी ज्यादा अर्न कर रहा था। और अगर मैं आपको 6 महीने बाद की कहानी बताऊं तो हमारी सारी स्ट्रेटेजीज वर्कआउट करके मैंने 200K से भी ज्यादा फॉलोअर्स गेन कर लिए और अभी मैं $1000 पर वीक के कमा रहा हूँ। और ये सब कुछ हुआ क्योंकि मेरे पास सही स्ट्रेटेजीज और सही गाइडेंस थी। अब यहाँ पे रिजल्ट शो करने के बाद आपने अपने क्लाइंट का डील जीत लिया है। अब आपको उसे वो दिखाना है जो वो अचीव करना चाहता है, आपकी लाइफस्टाइल। तो हमारा 7वां पैराग्राफ इसी चीज का होगा, ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें आपको दिखाना है कि आपकी पहले की लाइफस्टाइल कैसी थी और अभी आपकी लाइफस्टाइल कैसी हो गई है। और ये आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं। जहां मुझे 3 महीने में 100 फॉलोअर्स भी गेन नहीं होते थे, वहीं आज मैं लोगों को बिजनेस सिखा रहा हूँ। मैं उनको सिखा रहा हूँ कि कैसे वो अपने फॉलोअर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। मेरी जिंदगी काफी ज्यादा बदल गई है। मेरे सारे सपने जो थे वो सच हो गए हैं। हर महीने मैं अपने क्लाइंट से मिलने या फिर अपने पार्टनर से मिलने एक फॉरेन ट्रिप पे जाता हूँ। मेरे पास अपनी ड्रीम कार है, अपने गैरेज में एक अच्छी खासी लग्जरियस लाइफस्टाइल जी रहा हूँ, जो कि मैंने एक टाइम पे सोची थी कि मैं कभी जीऊंगा। और ये सब कुछ हुआ क्योंकि मैंने वो एक डिसीजन लिया जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। अब यही थी आपकी स्टोरी टेलिंग। अब लास्ट में बस आपको एक CTA देना है, जो कि सेल्स का हिस्सा है, इसलिए वो चीज मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा। लेकिन ये पूरी कहानी पढ़ के आप कहीं ना कहीं समझ ही गए होंगे कि अभी तक हमने जो बताया वो सब कुछ एक पिच था जो कि हमने सेल करने के लिए की, और आपके क्लाइंट ने इसे पढ़ा, वो भी अपनी मर्जी से। अगर आप सेल्स की दुनिया में देखेंगे तो ये एक बड़ी चीज होती है जब आपका क्लाइंट खुद ही आपके पिच में इंटरेस्ट ले रहा हो। आप दुनिया की किसी भी फील्ड में चले जाओ या फिर किसी भी काम में चले जाओ, ये स्टोरी टेलिंग का मेथड आपको दिख ही जाएगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंडियन आइडल। आपको क्या लगता है कि इंडियन आइडल आपको टैलेंट दिखा रहा है? नहीं, वो आपको कहानियां दिखा रहा है, गरीबी से कामयाबी तक की, और इसी से उनकी TRP बढ़ती रहती है। कभी गौर करना कि इंडियन आइडल पे जो कंटेस्टेंट आते हैं वो कहीं ना कहीं इसी स्टोरी टेलिंग का फॉर्मेट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और ये चीज इतनी एंगेजिंग होती है कि लोग इसे पूरा देखते हैं। सेम वे में लोग आपके कैप्शन को भी पूरा पढ़ेंगे, जिससे आपकी एंगेजमेंट इंक्रीज होगी। नाउ अगेन, आपको किसी भी हिस्से पे झूठ नहीं लिखना है, क्योंकि झूठ कभी ना कभी आपको फंसा ही देगा। अगर आप काम स्टार्ट करेंगे या फिर बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो स्ट्रगल तो आप 100% फेस करेंगे ही। आपको बस वही शेयर करना है। अगर आपने गिव अप नहीं किया होगा तो आपको रिजल्ट भी मिलेगा। अगेन, आपको बस वही शेयर करना है। आपको बस वही चीजें बोलनी है जो आपके साथ हुई है, आपने एक्सपीरियंस किया है या फिर जो आपने अचीव करी है। कुछ भी एक्स्ट्रा बड़ा चढ़ा के नहीं लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आप लोगों को कह सकता हूँ कि मैं 12-13 घंटे लगातार काम किया करता था इस लेवल तक पहुंचने के लिए, लेकिन अगर यही मैं ये बोल दूं कि मैं 12-13 घंटे मजदूरी किया करता था उसके बाद मैं इस लेवल पे पहुंचा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है आप लोगों का ट्रस्ट मेरे पे बिल्ड होगा ही नहीं, क्योंकि मेरे साथ ये चीज कभी हुई ही नहीं। इसका कोई प्रूफ ही नहीं है मेरे पास, और अल्टीमेटली मैं आपका ट्रस्ट लूज कर लूंगा, जो कि अल्टीमेटली मुझे सेल्स में और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी, और आपके सेल्स में नुकसान हुआ तो आपको पैसे नहीं मिलने वाले हैं। अब ये जो कैप्शन था वो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए क्रिएट किया था, और इसलिए ये थोड़ा सा लंबा भी हो गया है। इसे आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसे कैप्शन के एग्जांपल चाहिए तो आप निकलस पैडी के पेज पे जा सकते हैं। वो अपने बहुत सारे पोस्ट में इस कैप्शन का इस्तेमाल करता है, या फिर अपनी स्टोरी के थ्रू ही सेम स्टोरी बता रहा होता है। या फिर आप मेरे इंस्टा कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड कर दूंगा। इंस्टा कम्युनिटी का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। अब एक एंगेजिंग कैप्शन लिखने के बाद आपको कुछ हैशटैग देने होते हैं। अब आई नो आप में से 99% ऑडियंस को यही लगता है कि हैशटैग से बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है, या फिर हैशटैग से ही पोस्ट वायरल होते हैं, या फिर उन्हीं की वजह से पोस्ट चलती है। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, अभी के टाइम पे हैशटैग से सिर्फ उतना ही फर्क पड़ता है जितना बॉर्नविटा पीने से दिमाग को। अच्छा तो है लेकिन इफेक्टिव नहीं है। हैशटैग यूजफुल तब थे जब इंस्टा नया नया आया था और इसके पास ज्यादा ऑडियंस नहीं थी। वो टाइम पे एल्गोरिदम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, इसलिए हैशटैग का इस्तेमाल किया जाता था, ताकि इंस्टा को पता चल सके कि आपकी पोस्ट किस बारे में है और उसे वो सही ऑडियंस तक पहुंचा सके। लेकिन अब एल्गोरिदम इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि आपकी पोस्ट किस बारे में है। वो ऑडियंस के ब्रेन पैटर्न को समझ सकता है, आपके अपलोडिंग पैटर्न को समझ लेता है और अपना काम खुद ही कर लेता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें हैशटैग का यूज नहीं करना है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर इंस्टा ने आपको कोई फीचर दिया है तो उसका इस्तेमाल जरूर कीजिए। आपको हैशटैग का इस्तेमाल करना तो है, लेकिन उसके पीछे पड़े नहीं रहना है। अब हैशटैग को भी आप दो तरह से यूज कर सकते हैं। या तो आप सीधा 5 से 10 बड़े हैशटैग इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपके पोस्ट से रिलेटेड हो या फिर आपकी थीम से रिलेटेड हो। फॉर एग्जांपल एंटरप्रेन्योर, हैशटैग हसल, हैशटैग बिजनेस, एटसेट्रा एटसेट्रा। या फिर आप एक फॉर्मेट इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि मैं भी यूज किया करता था, और इस फॉर्मेट की वजह से मुझे हैशटैग से 2000 से लेकर 3000 तक की रीच मिल जाया करती थी लगभग हर एक पोस्ट पे। इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको 15 हैशटैग इस्तेमाल करने हैं जिनकी
जिनकी रेंज 10,000 से लेके 100K के बीच में हो, और उसके बाद फिर 5 हैशटैग इस्तेमाल करने हैं जिनकी रेंज 100K से लेके 1 मिलियन के बीच में हो, और फिर 5 हैशटैग ऐसे इस्तेमाल करने हैं जिनकी रेंज 1 मिलियन से भी ज्यादा हो। अब रेंज से मेरा मतलब था कि उस हैशटैग पे कितने पोस्ट है। आपको इंस्टा 30 हैशटैग लगाने का ऑप्शन देता है, लेकिन आपको सिर्फ 25 ही लगाने हैं, वो भी इस फॉर्मेट में। अब हैशटैग एक एक्सपेरिमेंटल चीज है, जो हैशटैग मेरे पेज पे वर्क कर रही है वो जरूरी नहीं कि आपके पेज पे भी वर्क करे। तो आप सबको अपने अकॉर्डिंग सर्च करके हैशटैग की सेट बनाने हैं। आई विल प्रेफर कि आप 3 अलग अलग सेट बनाए और उनको अलग अलग टाइमिंग वाली पोस्ट पे अपलोड करके देखें, वो भी लगातार 1 हफ्ते के लिए। और फिर जिस हैशटैग सेट से आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट आ रहा होगा उसे लगातार इस्तेमाल करें और बाकी पोस्ट के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते रहे। आपका काम आसान हो जाए, इसलिए मैं कुछ हैशटैग के सेट्स अपने इंस्टा की कम्युनिटी में भी डाल दूंगा। तो मेक श्योर कि आपने कम्युनिटी को ज्वाइन कर लिया हो। अब ये कैप्शंस और हैशटैग तो पोस्ट के लिए थे, लेकिन रील्स में क्या करें? तो बेसिकली जिस तरह की रील्स आप डालने वाले हो उसमें कैप्शन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एंटरटेनिंग रील्स है। लेकिन अगर आप एक इन्फॉर्मेटिव रील डालते हो तो रील के एंड में आप टेक्स्ट लिख सकते हो कि रीड कैप्शन, और फिर कैप्शन में आप उस रील से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। रील्स के हैशटैग के साथ आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, वहाँ पे 25 हैशटैग की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 5 से 10 हैशटैग देने हैं, वो भी बड़े बड़े। और मेक श्योर करना कि आपने इन 5-10 हैशटैग में ये वाले हैशटैग तो जरूर इस्तेमाल किए हो। नाउ कैप्शन खत्म होने के बाद आता है ऑप्शन लोकेशन का। तो आपको लोकेशन उस जगह की डालनी है जहाँ की ऑडियंस को आप गैदर करना चाहते हो। एंड आपको एक चीज मेक श्योर करनी है, आपने जिस भी टाइम पे अपनी पोस्ट को अपलोड करा है और जो भी लोकेशन डाली है उस टाइम पे उस लोकेशन पे दिन का टाइम हो रहा हो। ऐसा ना हो कि आपने यहाँ पे सुबह के 9 बजे पोस्ट डाल दी और लोकेशन अमेरिका की डाल दी और अमेरिका में उस टाइम पे रात हो रही हो। इससे आपकी अर्ली एंगेजमेंट में बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपकी एक्चुअल ऑडियंस तो उस टाइम पे सो रही होगी, तो आपको अर्ली एंगेजमेंट नहीं मिलेगी। अल्टीमेटली आपकी पोस्ट उतनी वायरल नहीं होगी जितनी उसे होनी चाहिए थी। अब मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में सजेस्ट किया था कि आप दिन में 3 टाइम पोस्ट अपलोड करें और रात को 1 टाइम पे रील अपलोड कर दे। तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप तीनों टाइम के पोस्ट के लिए अलग अलग लोकेशन को डालें और ट्राई करें कि फॉरेन लोकेशन ज्यादा डाले, क्योंकि फॉरेन ऑडियंस की वैल्यू ज्यादा होती है और लेटर ऑन वो क्लाइंट भी बहुत इजीली बन जाते हैं। लोकेशन के बाद आपको जो फीचर मिलता है वो होता है टैग का। तो आपको कभी भी ये फीचर यूज किए बिना नहीं छोड़ना है। अगर आपने कोई इन्फॉर्मेटिव पोस्ट डाली है तो उस पोस्ट में जिस भी चीज के बारे में बात हो रही है या फिर जो भी पर्सनैलिटी वहाँ पे है, आपको उसको टैग करना ही करना है। और बाय चांस अगर आपने एवरेज वैल्यूएबल पोस्ट डाली है तो आपको बस अपने नीच के 2-3 बड़े पेजेस को टैग कर देना है, जिससे आप उनके टैग पोस्ट में दिखोगे और आपकी रीच बढ़ सकती है। टैग के बाद आपको मिलता है ऑप्शन म्यूजिक का। तो मेक श्योर कि उस टाइम पे जो भी ट्रेंडिंग म्यूजिक चल रहा हो आप उसको जरूर इस्तेमाल करें और उसे अपनी पोस्ट में भी डालें, और इवन अगर पॉसिबल हो सके तो उसे अपनी रील पे भी डालें और म्यूजिक की वॉल्यूम थोड़ी कम कर दे, ताकि जो आपकी रील थी उसकी वॉल्यूम को इफेक्ट ना हो। इस तरह आपको रील्स पे म्यूजिक के थ्रू भी काफी ज्यादा रीच मिल सकती है। अब म्यूजिक के बाद आपको आ जाना है सबसे नीचे एडवांस सेटिंग पे, और यहाँ पे आके आपको जाना है राइट ऑल टेक्स्ट पे, और यहाँ पे आपको अपनी पोस्ट या पेज से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स है उनको बोल्ड लेटर्स में लिख देना है एक लिस्ट की फॉर्मेट में, कुछ इस तरह से। ये फीचर इंस्टा ने उनके लिए बनाया था जिनको विजुअल कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन आप यहाँ पे जो भी ऐड करते हैं उससे इंस्टा को ये पता चलता है कि आपकी पोस्ट किस बारे में है, जिससे एसईओ को कहीं ना कहीं आपकी पोस्ट के बारे में कुछ ज्यादा पता चलता है और वो उसकी रीच भी बढ़ाता है। अब हमने वो सारी चीजें डिस्कस कर ली है जो आपको पोस्ट अपलोड करने के बाद करनी है और अपलोड करते टाइम करनी है। लेकिन इन सबसे होगा क्या? इससे होगा ये कि आपकी पोस्ट ऑलरेडी एक वायरल कंटेंट होगी और उसके बाद ये सारी ट्रिक्स इस्तेमाल करके आपको अर्ली एंगेजमेंट भी मिलेगी, जिससे अल्टीमेटली आपने वायरल होने के फॉर्मूले को क्रैक कर लिया, वायरल कंटेंट प्लस अर्ली एंगेजमेंट। लेकिन स्टिल आपको ये नहीं पता कि कैसे मैंने एक्सप्लोर पेज से 10,000 से लेकर 30,000 तक की रीच गेन करी है। यहाँ पे बेसिकली इंस्टा खुद आपके कंटेंट को रीच दे रहा होता है, उसे लोगों को सजेस्ट कर रहा होता है, और एक बार आप एक्सप्लोर पेज पे शो होने लग जाए तो आपकी ग्रोथ और रीच काफी तेजी से बढ़ने लगती है। लेकिन एक्सप्लोर पेज पे आए कैसे, इसकी क्या ट्रिक्स है, आइए उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कंटेंट शुड बी वायरल। जो चीज पूरे इंस्टा पे वायरल चल रही है इंस्टा भी उसी चीज को सजेस्ट करेगा, तो मेक श्योर कि आपने एक वायरल कंटेंट बनाया हो। सेकंड, पोस्ट शुड बी मोर देन 1 MB इन साइज। अब ये चीज आपको काफी लोग नहीं बताएंगे या फिर काफी लोगों को पता भी नहीं होता है, लेकिन पोस्ट के साइज से और रील की क्वालिटी से काफी ज्यादा फर्क पड़ता है कि आपकी रील कितना चलेगी या फिर आपका पोस्ट कितना वायरल होगा। अगर आपके पोस्ट का साइज 1 MB से ज्यादा है तो इंस्टा को लगेगा कि वो एक क्वालिटी पोस्ट है और उसको वो ज्यादा रीच देगा, और सेम चीज रील्स के साथ भी है। ऑल्दो आप रील्स की साइज को नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप एलाइट मोशन या फिर किसी और सॉफ्टवेयर से रील्स की क्वालिटी को कुछ इस तरह से बढ़ा दे तो उसके एक्सप्लोर पेज पे सजेस्ट होने के चांसेस काफी ज्यादा है। आई एम श्योर आपने इस क्वालिटी की रील्स अपने एक्सप्लोर पेज पे तो देखी ही होगी कभी ना कभी। थर्ड पॉइंट इज यूज लेस हैशटैग। आई नो ये सुनने में अजीब लग रहा होगा, और अगर मैं सच कहूं तो मेरे पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, बट ये चीज मैंने खुद ट्राई की है, एक्सपेरिमेंट की है, और ये 100% वर्क करती है। अगर आप हैशटैग इस्तेमाल नहीं करोगे अपने कुछ पोस्ट में तो आपके एक्सप्लोर पेज पे आने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं और आपको वहां से रीच मिलने लग जाएगी। अगेन सेइंग, मेरे पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन ये चीज मैंने अपने अलग अलग पेजेस पे ट्राई की है, मैंने अपने मेंटी से ट्राई करवाया है, मेरे मेंटोर ने भी ये चीजें ट्राई की है और हम सबके साथ ये चीज वर्क कर रही थी। फोर्थ
पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बी कंसिस्टेंट। देखिए इंस्टा भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही है, तो कंसिस्टेंसी यहाँ पे भी की फैक्टर है। अगर आप चाहते हैं कि इंस्टा आपको रीच दे, सजेस्ट करे लोगों को, तो आपको पहले प्रूव करना होगा कि आप एक सीरियस बंदे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। और ये आप कैसे करेंगे? कंसिस्टेंसी दिखा के। नाउ अभी तक की वीडियो में हमने ये देख लिया कि पोस्ट कितनी तरह की होती है, वायरल कंटेंट कैसे ढूंढे और बनाए, पोस्ट कैसे करे, पोस्ट करने के बाद अर्ली एंगेजमेंट कैसे लाए, और एक्सप्लोर पेज को कैसे हिट करे। लेकिन हम लोग ग्रोथ के लिए पूरी तरह से कंटेंट पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, तो हमें फॉलोअर्स चुराने भी पड़ेंगे। कैसे? अभी बताता हूँ। आपको सबसे पहले अपने थीम से रिलेटेड 10 बड़े पेजेस को फॉलो कर लेना है, जिनके फॉलोअर्स 10,000 से लेके 1.5 लाख के बीच में हो। और उसके बाद आपको इन सभी पेजेस की नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। अब जब भी ये लोग कोई पोस्ट या रील अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। आपको 1 घंटे के अंदर उन पोस्ट और रील के ऊपर एंगेजमेंट करनी है, यानी कि लाइक करना है और कमेंट करना है, और एक मीनिंगफुल कमेंट करना है जो कि उस पोस्ट से रिलेटेड या फिर कुछ और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हो या फिर पोस्ट से रिलेटेड ही हो। कमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि हाईलाइट हो, लोगों को दिखे। अब सारे पेजेस लगभग 3-4 बार अपलोड करते हैं। आप 10 पेजेस के साथ ऐसा करोगे तो मतलब आप रोज 30 से 40 कंटेंट पे कमेंट कर रहे होगे। अब ये कमेंट करने का रीजन क्या है? रीजन ये है कि अगर आपका कमेंट अच्छा हुआ या फिर वैल्यूएबल हुआ तो वो टॉप पे दिखाई देगा, और फिर हो सकता है कि एडमिन उसे पिन कर दे, जिससे होगा ये कि बाद में वो पोस्ट या रील जितनी भी रीच गेन करेगी उसके कुछ परसेंटेज ऑफ लोग आपकी प्रोफाइल विजिट करेंगे, क्योंकि आपका कमेंट टॉप पे दिख रहा था। और अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने साफ साफ देख लिया था कि कैसे हम अपनी प्रोफाइल को सेट करें, जिससे कोई भी बंदा अगर प्रोफाइल विजिट करे तो वो आपको फॉलो करके ही जाएगा। इस तरह आपने अपने कॉम्पिटिटर की रीच और कंटेंट का फायदा उठाते हुए अपनी ग्रोथ कर ली। इवन इस ट्रिक में एक और हैक भी है। अगर आप जल्दी से किसी बड़े पेज पे कमेंट करते हैं और फिर अपनी बाकी आईडी से उसी पेज पे उसी कमेंट को लाइक कर देते हैं या फिर रिप्लाई करते हैं, तो वो कमेंट और भी टॉप में दिखाई देगा, जिससे अगेन बहुत ज्यादा चांसेस है लोग आपकी प्रोफाइल पे आएंगे, आपको फॉलो कर देंगे, आपके कंटेंट के साथ एंगेज होंगे, और अल्टीमेटली आपकी ग्रोथ गारंटेड है। इस पूरे काम को जो कि अभी आपने किया, इसे स्टीलिंग फॉलोअर स्ट्रेटेजी बोलते हैं, जहां आप अपने कॉम्पिटिटर की रीच का फायदा उठाते हैं। और ऐसी एक और स्ट्रेटेजी है फॉलो गेन करने की, जिसे हम बोलते हैं $1.80 स्ट्रेटेजी। ये स्ट्रेटेजी गैरी वी ने इन्वेंट करी थी, और जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, गैरी वी वो इन्फ्लुएंसर है जिससे इन्फ्लुएंसर लोग भी ट्रेनिंग लेने जाते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी है क्या? इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आपको अपनी नीश या थीम से रिलेटेड 10 मोस्ट रेलिवेंट हैशटैग को सर्च करना है, और उनकी टॉप 9 पोस्ट जो कि आपको यहाँ पे दिखेगी, एक से एक अच्छा वैल्यूएबल कमेंट करना है उस पे। अब इससे होगा क्या? आप लगभग रोज 10x9 यानी 90 पोस्ट पे कमेंट करेंगे जो कि हैशटैग पे ऑलरेडी रैंक कर रहे हैं। और अगर हम मान के चले कि आपको हर कमेंट पे सिर्फ 2 फॉलोअर्स भी गेन होते हैं, ऑल्दो इससे ज्यादा होते हैं, लेकिन हम मान के चलते हैं कि सिर्फ 2 ही हो रहे हैं, तो आपको ये स्ट्रेटेजी फॉलो करने पर हर बार 180 से ज्यादा फॉलोअर्स गेन हो जाएंगे। अगर आपने अपना पेज जस्ट स्टार्ट ही किया है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये स्ट्रेटेजी दिन में सिर्फ एक बार इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप ऑलरेडी 500 से ज्यादा फॉलोअर्स गेन कर चुके हैं तो आई विल सजेस्ट यू कि आप इस स्ट्रेटेजी को दिन में कम से कम 3 बार इस्तेमाल करें। इससे एक ही दिन में आपको 540 फॉलोअर्स से भी ज्यादा फॉलोअर्स गेन हो जाएंगे। अब अगर देखा जाए, आपको वायरल कंटेंट से फॉलोअर गेन होंगे, आपको स्टीलिंग फॉलो स्ट्रेटेजी से फॉलोअर्स गेन होंगे, और आपको $1.80 स्ट्रेटेजी से भी फॉलोअर्स गेन होंगे। तो जहां नॉर्मल पेजेस लगभग 3 महीने ले लेते हैं पहले 1000 फॉलोअर्स को गेन करने में, वहीं आप ये काम सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर ही आराम से कर लेंगे। और ये चीज मैं हवा में नहीं बोल रहा, बल्कि मेरे कई सारे स्टूडेंट्स ने ये ऑलरेडी कर रखा है। आपको बस एग्जीक्यूशन सही से करनी है। स्ट्रेटेजीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब हमने पोस्ट, रील्स और फॉलोअर्स की बात तो कर ली, अब आ जाते हैं स्टोरीज पे, क्योंकि स्टोरी आप जितना सोचते हैं उससे कई गुना ज्यादा काम की चीज है। आपकी स्टोरी की रीच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको मैक्सिमम प्रमोशन स्टोरीज के लिए ही मिलेंगे। और अगर आपकी रीच अच्छी हुई तो आप अपने क्लाइंट से मोटा पैसा मांग सकते हैं, और वो मना नहीं करेंगे बल्कि दे देंगे। तो अब स्टोरीज की रीच कैसे बढ़ाए वो देख लेते हैं। पहला, आपको हमेशा कम से कम 4-5 स्टोरीज डालनी है। ऐसा करके आप स्टोरीज पे भी अपनी कंसिस्टेंसी दिखा देंगे। दूसरा, यू हैव टू मेक श्योर कि आप हर 3 घंटे में एक स्टोरी अपलोड कर रहे हैं। इससे होगा ये कि आप हमेशा अपने फॉलोअर्स की फीड में सबसे आगे दिखाई देंगे, और वो चाहते हुए या ना चाहते हुए भी आपकी स्टोरी पे क्लिक कर ही देंगे, जिससे अगेन आपको व्यूज मिलेंगे, रीच मिलेगी। तीसरा, जब भी आप स्टोरी ऐड करते हैं तो मेक श्योर कि आपने स्टोरी में छुपा के 3 से 5 हैशटैग ऐड कर दिए हो जो कि आपकी नीश से रिलेटेड हो या फिर जो स्टोरी से रिलेटेड हो। ऐसा करके आप अगेन अपनी स्टोरी की रीच बढ़ा लेंगे। और एक हैशटैग उसमें जरूर होना चाहिए, इंस्टाग्राम। फोर्थ पॉइंट ये है कि आपको स्टोरी के अंदर जितने फीचर्स इस्तेमाल करने का मौका मिल रहा है आपको करने चाहिए। यानी कि स्टोरी में म्यूजिक ऐड करो, स्टिकर्स इस्तेमाल करो, रैंडम फेस्टिवल पे जो इंस्टा यूनिक स्टिकर्स निकालता है उनको भी इस्तेमाल करो। ये सब करने से आपकी स्टोरी की रीच तो बढ़ जाएगी, लेकिन स्टोरीज में डाले क्या, वो भी तो एक क्वेश्चन है। क्योंकि आपको स्टोरीज को भी इस फॉर्मेट में डालना है ताकि जो लोग आपकी पहली स्टोरी देख रहे हैं वो आपकी आखिरी स्टोरी भी देखे, बीच में छोड़ के ना चले जाए। वरना आपकी पहली स्टोरी पे ज्यादा व्यूज होंगे, आखिरी स्टोरी तक बहुत ही कम व्यूज होंगे। तो अब देखते हैं कि स्टोरीज के अंदर डालना क्या होता है। सबसे पहले आपको हमेशा 2 से 3 पोल या Q&A वाली स्टोरीज डालनी है, कुछ इस तरह की, ताकि लोग एंगेज कर सके आपकी
आपकी स्टोरी के साथ और उसके अंदर ही गेम टाइप खेलने लग जाए। उसके बाद आपको 2 से 3 स्टोरीज डालनी है लग्जरी लाइफस्टाइल की, या फिर कुछ ट्रेंडिंग रील वगैरह अपलोड कर सकते हैं जो कि आपको मीम पेजेस के थ्रू मिल जाएगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो लोग आपकी स्टोरी को स्किप नहीं करेंगे बल्कि उसी के अंदर खो जाएंगे। अब इसके बाद जब आपने लोगों का ध्यान खींच लिया होगा और उनको एंगेज करवा लिया होगा तो उसके बाद आपको पिच करना है। इस टाइम पे आप AVR स्टोरीज डाल सकते हैं। अब AVR स्टोरीज क्या होती है वो मैंने आपको अभी तक नहीं बताया है क्योंकि ये सेल्स का हिस्सा है, तो इस चीज को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। अब AVR स्टोरीज के बाद आप कोई प्रमोशन वगैरह डाल सकते हैं, या फिर अपनी बैक स्टोरी वगैरह लगा सकते हैं, या फिर न्यू पोस्ट की स्टोरीज लगा सकते हैं। इस तरह बड़े आराम से आप 10 से ज्यादा स्टोरीज अपलोड कर पाएंगे, वो भी एक दिन के अंदर ही। और ये चीज अगर आप 3-3 घंटे के इंटरवल पे करते रहेंगे तो और भी बेटर होगा। अब 3 घंटे कोई फिक्स टाइम नहीं है, आप चाहे तो 2-2 घंटे में भी कर सकते हैं, 1-1 घंटे में भी कर सकते हैं। बस आपको एक कंसिस्टेंट टाइम इंटरवल रखना है। अब अभी तक मैंने आपको जो भी चीजें बताई वो ग्रोथ के मेन फैक्टर्स थे जिनके ऊपर आपको अच्छे से वर्क करना है, लेकिन कुछ बोनस टिप्स भी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहला, मेक श्योर कि आपके फॉलोअर्स के साथ इमोशनल बॉन्ड बनाए रखे, क्योंकि जब आप उनको कोई सर्विस पिच करोगे या फिर चाहोगे कि वो लोग आपको पे करे, उस टाइम पे ये इमोशनल बॉन्ड बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा। सेकंड, ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने आपको बताई है ये फॉलोअर बेस पे भी काफी ज्यादा डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका नया पेज है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सिर्फ 3-4 टाइम ही अपलोड करे, लेकिन अगर आपका पेज ऑलरेडी काफी ग्रो कर चुका है, 10,000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स है उस पे, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि कम से कम 5-8 टाइम अपलोड करे डेली। सेम वे में जब आपके फॉलोअर्स कम है तो स्टीलिंग फॉलोअर्स और $1.8 स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आप 100 के क्रॉस कर चुके हैं तो उसके बाद ऐसी चीजों की कोई जरूरत नहीं है, आपकी ग्रोथ अपने आप होगी। सेम वे में आपको देखना है कि किस टाइम पे आपको किस चीज की जरूरत है और उसको फॉलो करना है। अब पर्सनली तो जब मेरे पास मेंटीज होते थे उनको मैं ये चीज टाइम टू टाइम बताता था, लेकिन आपको वीडियो के थ्रू मैं ये चीज टाइम टू टाइम नहीं बता पाऊंगा, इसलिए मैंने पहले सारी स्ट्रेटेजीज बता दी है और अभी आपको बता रहा हूँ कि आपको इन चीजों को अपने अकॉर्डिंग फॉलो करना है। तीसरा पॉइंट ये है कि इंस्टाग्राम एक बहुत ही डायनेमिक ऐप है, यहाँ पे चीजें बहुत जल्दी ट्रेंड भी होती है और बहुत जल्दी गायब भी हो जाती है। आपको हमेशा एक्टिव रहना है, मार्केट की मूवमेंट को एनालाइज करते रहना है और उसी के अकॉर्डिंग वर्क करते रहना है, वरना आप भी विनोद की तरह गायब हो जाओगे और किसी को पता ही नहीं चलेगा। अब ऑल्दो मैंने आपको ग्रोथ से रिलेटेड हर एक चीज बता दी है, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट चीजें रह गई है, इनसाइट्स को समझना और उसके अकॉर्डिंग वर्क करना, और साथ ही इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम। पहले वीडियो में मैंने आपको इंस्टाग्राम से कमाने के 10 तरीके बता दिए थे और दूसरी वीडियो में एक पेज सेटअप कैसे करना है वो सिखा दिया था, और तीसरी वीडियो में मैंने आपको एक इंस्टा थीम पेज ग्रो करने की सारी सीक्रेट स्ट्रेटेजीज बता दी थी। लेकिन इन सब नॉलेज की कोई वैल्यू नहीं है अगर आपको ये नहीं पता कि हाउ टू सेल। अगर आपको बेचना नहीं आता है तो आप कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इंस्टाग्राम थीम पेज तो भूल ही जाओ। सेल्स सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं होता, बल्कि आपको लाइफ के हर एक सेकंड में सेल्स स्किल्स की जरूरत पड़ती है। चाहे आपको इन्वेस्टर्स को मनाना हो अपने स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने के लिए, चाहे आप अपने फ्रेंड सर्कल को किसी ट्रिप के लिए कन्विंस करना हो, या फिर अपनी नाराज गर्लफ्रेंड को ही क्यों ना मनाना हो, इन सभी चीज के लिए आपको सेल्स स्किल्स आनी जरूरी है, क्योंकि सेल्स इज द प्रोसेस ऑफ सेलिंग स्टोरीज नॉट अ प्रोडक्ट। और जिस बंदे ने इस लाइन को डिकोड कर लिया, समझ लीजिए वो अपनी लाइफ में बहुत सारा पैसा छापने वाला है, क्योंकि कोई भी बिजनेस बिना सेल्स के नहीं चल सकता ना। अगर आपने अपनी पूरी लाइफ में एक पेन भी नहीं बेचा है तो डोंट वरी, इस वीडियो के बाद आप एक ऐसे सेल्स पर्सन बन जाओगे जो कि एक एस्किमो को भी आइस बेच सकता है। ये एक कॉम्प्लीमेंट है जो कि मुझे दिया गया था जब मैं इंस्टा पे सेल्स किया करता था। इसका मतलब होता है कि तुम आर्टिक में रहने वाले बंदे को भी आइस बेच सकते हो। अगर बेसिक टर्म्स में समझाओ तो तुम किसी भी चीज को बहुत अच्छी तरीके से बेच सकते हो, चाहे वो चीज उन लोगों के लिए जरूरत की हो या ना हो, या फिर ऑलरेडी उनके पास हो। अगर आप ये वीडियो को एंड तक देखते हो तो आई विल मेक श्योर कि आप तक वो पूरी नॉलेज पहुंचे जिसकी वजह से मुझे इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स मिला करते थे। अगर आपका एक कंसल्टेंसी बिजनेस है, या फिर आप कोई कोर्स बेचते हो, या फिर आपको कोई सर्विस देनी है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो अब मैं आपको सेल्स नॉलेज और स्ट्रेटेजीज देना स्टार्ट करूं, उससे पहले आपको सेल्स से रिलेटेड कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए, क्योंकि आगे हम इन्हीं टर्म्स को यूज करके बात करेंगे। तो सबसे पहला टर्म है प्रोस्पेक्ट। ये वो बंदा है जिसको हम लोग सामान या सर्विस बेचने की कोशिश करने वाले हैं। फिर अगला वर्ड है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है सेल्स का प्रोसेस। जिस मोमेंट पे आप अपना पहला डायलॉग बोलते हो, या फिर कह लो अपने प्रोस्पेक्ट के साथ पहली बातचीत करते हो, उसी मोमेंट से आप लोग प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट कर देते हो। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है आपकी सेल्स में। अगला वर्ड है सेल्स ओपनिंग। जो आपका पहला वर्ड था जो कि आपने अपने प्रोस्पेक्ट के साथ बोला, वही आपकी सेल्स ओपनिंग है, यानी कि उसी मोमेंट से आपकी सेल्स स्टार्ट हो गई है। अब चाहे ये वर्ड एक नॉर्मल सा हेलो ही क्यों ना हो, लेकिन सेल्स ओपन हो गई है। अब ना तो पीछे हटा जा सकता है और ना ही कुछ गलत किया जा सकता है, वरना आप अपने कस्टमर को लूज कर दोगे। उसके बाद अगला वर्ड है सेल्स क्लोजिंग। जिस मोमेंट पे प्रोस्पेक्ट आपको पैसे देने के लिए तैयार हो जाए, उस मोमेंट को सेल्स क्लोज बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे प्रोस्पेक्ट का काम खत्म हो गया है और आपको पैसे मिल गए हैं। आप अगर मार्केटिंग की फील्ड में हो या फिर ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर हो तो आपको ये वर्ड्स पता
होने चाहिए, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब शुरू करते हैं सेल्स के कुछ फंडामेंट से जो कि आपको पता होने चाहिए, तभी आप समझ पाओगे कि हमें क्या करना पड़ता है इंस्टा पे सेल्स करने के लिए। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नया नया ही आया था और मार्केट में नए नए प्रोडक्ट्स आना स्टार्ट हुए थे, वो टाइम पे सेल्स के लिए आपको कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, क्योंकि वो टाइम पे ऑप्शंस कम थे और नीड ज्यादा थी, तो लोग जहां से मिल रहा होता था, जो मिल रहा होता था, ले लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप चाहे कुछ भी बिजनेस क्यों ना करते हो, उसमें कंपटीशन भर के है और आज का कस्टमर कंफ्यूज हो चुका है कि उसे क्या लेना चाहिए और कहां से लेना चाहिए। और जब इंसान कंफ्यूज हो जाता है तो वो सिर्फ अपने करीबी लोगों पे ही भरोसा करता है, यानी कि वो इंसान अब मार्केट से सामान लेने की जगह अपने किसी नॉन पर्सन से वो सामान लेगा। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि कस्टमर का उस बंदे के साथ एक रिलेशन है जिससे उसे एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिल रही है, और यही है सेल्स का सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट फंडामेंट, बिल्डिंग रिलेशंस। आज के टाइम पे रिलेशन बिल्डर्स आर द मोस्ट सक्सेसफुल सेल्स पर्सन। लेकिन रिलेशन बनाते कैसे हैं? इसके लिए आपको 3 चीजें लगती है। सबसे पहला, ट्रस्ट। लोगों का आप पे ट्रस्ट नहीं है तो भले ही खून का रिश्ता क्यों ना हो, कोई आपके पास नहीं आएगा। दूसरा है वैल्यू। अगर लोग आपके पास आ रहे हैं या फिर आप उनके पास जा रहे हैं लेकिन वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, उनका कोई फायदा नहीं करवा पा रहे, तो भूल जाओ कि कोई भाव देगा। पैसे तो दूर की बात है, दुनिया मतलब ही है। और तीसरी चीज है क्रेडिबिलिटी। अगर कस्टमर को भरोसा ही नहीं हो पा रहा कि आप उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे या फिर आप उनकी प्रॉब्लम को समझ गए हो, तो भले ही आप कितने अच्छे क्यों ना हो, वो कहीं और जाके अपने पैसे खर्च करेगा, क्योंकि उसे भरोसा ही नहीं है कि आप उसकी बात को समझ पा रहे हो। नाउ ये तो सेल्स के फंडामेंट्स थे जो कि आपको सेल्स में हेल्प करेंगे, लेकिन एक्चुअल में सेल्स की क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या चीजें होती है जो कि एक सक्सेसफुल सेल्स पर्सन को पता होती है और एक अनसक्सेसफुल सेल्स पर्सन को नहीं। अगर आपको अपने सेल्स पिच को सक्सेसफुल बनाना है तो आपको ये 5 चीजें लगेगी अपने प्रोस्पेक्टिंग के प्रोसेस में। फर्स्ट नंबर पे है अथॉरिटी, सेकंड नंबर पे है क्रेडिबिलिटी, थर्ड नंबर पे है प्रोस्पेक्टिंग, फोर्थ नंबर पे है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और फिफ्थ नंबर पे है रीअप्रोचिंग। अब ये चीजें होती क्या है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे इंस्टा पे सेल्स करनी है। अथॉरिटी का जनरल टर्म्स में मतलब होता है कि इतनी पावर होना कि तुम किसी को ऑर्डर दे सको किसी काम के लिए। लेकिन अगर सेल्स के टर्म में देखा जाए तो अथॉरिटी का मतलब होता है इतनी नॉलेज या कॉन्फिडेंस होना जिससे कि तुम दूसरे की मदद कर सको। बेसिकली अपने प्रोस्पेक्ट से ज्यादा पावरफुल होना इन टर्म्स ऑफ नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस, ताकि तुम्हारे प्रोस्पेक्ट को यकीन हो सके कि वो सही बंदे के पास आया है। दूसरा है क्रेडिबिलिटी। इसका मतलब मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन रिकैप के लिए बता देता हूँ। आपके प्रोस्पेक्ट की नजरों में आप एक ट्रस्टवर्दी इंसान होने चाहिए जो कि प्रोस्पेक्ट की प्रॉब्लम को समझ पा रहा है और उसे सॉल्व करने की क्षमता भी रखता है। तीसरा है प्रोस्पेक्टिंग। पूरी सेल्स पिच के दौरान आपने कैसे बात करी है, कैसे क्वेश्चंस को हैंडल करा है, कैसे सेल्स ओपन करी और कैसे सेल्स को क्लोज किया है, ये सारी चीजें मैटर करती है। और इस प्रोसीजर में अगर कहीं पे भी छोटी सी भी गलती होगी तो आपका एक पोटेंशियल कस्टमर लूज हो सकता है। फोर्थ है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन बेसिकली वो बहाने होते हैं जो कि प्रोस्पेक्ट आपको देता है बात टालने के लिए या फिर पैसे ना देने के लिए, जैसे कि टाइम नहीं है, सोच के बताता हूँ, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। आपको इन बहानों के बावजूद अपने प्रोस्पेक्ट को बनाना आना चाहिए, तभी सेल्स हो पाएगी। और वीडियो में आगे मैं आपको बहुत ही जबरदस्त तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ इतना ही समझ लो कि इसका मतलब क्या है। और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मेरा फेवरेट पार्ट हुआ करता था पूरे प्रोस्पेक्टिंग प्रोसेस में, क्योंकि यहाँ पे मेरा प्रोस्पेक्ट खुद ही अपनी बातों में घूम जाया करता था। अब ये कैसे होता था ये तो मैं आपको आगे ही बता पाऊंगा, लेकिन अभी के लिए हम चलते हैं अपने फिफ्थ एलिमेंट पे जो कि है रीअप्रोचिंग। अगर आपका प्रोस्पेक्ट एक बार आपके हाथ से निकल गया या फिर दोबारा आपने उसे कभी भी आउटरीच नहीं किया तो 90% पैसे जो कि आप कमा सकते थे वो नहीं कमा पाओगे। जिन लोगों को आउटरीच का मतलब नहीं पता उनको बता दूं, लोगों को मैसेज करना या फिर कॉल करने को आउटरीच बोलते हैं। ना आपको सेल्स के फंडामेंटल्स पता है और साथ ही आपको ये भी पता है कि सेल क्लोज करने के लिए क्या क्या एलिमेंट्स लगते हैं, लेकिन इन चीजों को अप्लाई कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। अब मैं आप लोगों को ये चीज सिखाऊं उससे पहले आपके पास कोई प्रोडक्ट या सर्विस होनी चाहिए सेल करने के लिए। मैं अपने टाइम पे पहले कोर्सेज सेल किया करता था और फिर मैंने मेंटरशिप सेल करना स्टार्ट कर दी थी, जिसमें मैं यही नॉलेज दिया करता था जो कि मैं आपको राइट नाउ इस प्लेलिस्ट में फ्री में दे रहा हूँ। आप चाहे तो अपनी कंसल्टेंसी दे सकते हैं या फिर कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको काफी सारे प्रीमियम डिजिटल प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जो कि आगे आप रीसेल कर सकते हो। इससे एटलीस्ट आपको सेल्स का एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो अब बिना देरी के देखते हैं कि इंस्टा पे कैसे सेल्स करनी है। देखो, सेल्स भी हर कोई अपने हिसाब से करता है, कुछ टाइम लगा के आराम से करते हैं और कुछ डायरेक्टली कर देते हैं। ये चीज इस पे डिपेंड करती है कि तुम क्या सेल कर रहे हो और तुम्हारी कितनी अथॉरिटी है। तो मेरे पास 2 मेथड्स है जो कि मैं सिखा सकता हूँ। एक तो है पिचिंग विदाउट पिचिंग और दूसरा है डायरेक्ट सेल्स स्ट्रेटेजी। बेसिक कॉन्सेप्ट दोनों की ही सेम है, बस कुछ चीजें अलग है। तो हम स्टार्ट करते हैं पिचिंग विदाउट पिचिंग से। ये स्ट्रेटेजी ब्लेयर एंस की है जो कि द विन विदाउट पिचिंग मैनिफेस्टो बुक के ऑथर भी है। इस स्ट्रेटेजी में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए इसको सही तरह से अप्लाई करने के लिए। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला,
इट्स ह्यूमन नेचर टू टॉक अबाउट देमसेल्व्स। लोगों को खुद के बारे में बातें करना पसंद है। लेट्स अज्यूम कि आप अपने किसी दोस्त के पास उससे मिलने गए और वो दोस्त बस अपने ही बारे में बातें किए जा रहा है कि उसने नया घर ले लिया, नई गाड़ी ले ली, फलाना ढिमकाना जगह पे घूमने गया था एंड सो ऑन। तो क्या आप उसके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली नहीं, आप जल्द से जल्द उससे पीछा छुड़वाना चाहेंगे। बिल्कुल सेम वे में अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट के पास सिर्फ अपनी बातें करोगे या फिर अपने प्रोडक्ट की बातें करोगे तो वो भी बस आपसे पीछा छुड़वाना चाहेगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि फिर करे क्या, और यही हमारा सेकंड पॉइंट है, ट्राई टू बिल्ड अ रिलेशनशिप। ना आप लोग अगर ये सोच रहे हो कि आपको तो रिलेशन बिल्ड करना नहीं आता, तो मैं आपको बता दूं कि आप सबके सब झूठे हो। मुझे पता है कि आप सब लोगों की गर्लफ्रेंड है, बस ये याद करो कि गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशन कैसे बिल्ड किया था। अगर नहीं याद आ रहा तो मैं बता देता हूँ, उनकी इंटरेस्ट की बातें करके। अगर उसको कोई मूवी या सीरीज पसंद आती थी तो आप भी वही मूवी या सीरीज देखने लग जाते थे, ताकि आप लोगों के पास कुछ कॉमन इंटरेस्ट हो बात करने के लिए। सेम काम आपको अपने प्रोस्पेक्ट के साथ भी करना है, लेकिन हाँ, उससे मूवी की बातें नहीं करनी है बल्कि पेज से रिलेटेड बातें करनी है। अगर उसने अपना इंस्टा पेज बनाया है तो ऑब्वियसली उसका इस चीज में इंटरेस्ट होगा, तो उसी चीज को और जानो। लाइक उसके पेज की नेम की बात करो कि इसका क्या मतलब है, या फिर ये नाम क्यों रखा, या फिर उसके लोगो की बात करो कि ये लोगो क्या रिप्रेजेंट करता है, या फिर उसने पेज कब बनाया था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर नहीं समझ आ रहा है तो चिंता मत करो, आगे जब मैं प्रोस्पेक्टिंग सिखा रहा हूँ तब मैं आपको डिटेल में इस पॉइंट को दिखाऊंगा और आपको काफी सारे एग्जाम्पल भी दूंगा कि आप अपने प्रोस्पेक्ट से क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, नेवर एवर रिवील दैट यू आर अ सेल्स पर्सन। ये स्ट्रेटेजी पूरी तरह इसी कॉन्सेप्ट पे बिल्ट है कि प्रोस्पेक्ट को कभी पता ही नहीं चलना चाहिए कि आप एक सेल्स पर्सन है या फिर आप उसे कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हो। अगर आपके प्रोस्पेक्ट को ये बात पता चल गई तो वो आप दोनों के बीच में एक सिक्योरिटी वॉल बना लेगा। फिर आप चाहे उसे जो मर्जी बोलते रहो, लेकिन वो कुछ नहीं खरीदने वाला, क्योंकि उसने अपना माइंड पहले ही बिल्ड कर लिया है कि वो पैसे खर्च नहीं करेगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम अगर बेचेंगे ही नहीं तो वो खरीदेगा कैसे? यहीं पे आता है अगला पॉइंट, नोइंग देयर लाइकिंग स्किल्स। आप जब रिलेशन बिल्ड कर रहे होंगे अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, तब आपको पता करना है कि आपका प्रोस्पेक्ट किस चीज में लैग कर रहा है या फिर उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। इंस्टा पे 2 ही चीजें हैं जिसमें आपका प्रोस्पेक्ट लैग कर सकता है, पहला है ग्रोथ और दूसरा है सेल्स यानी कि मेकिंग मनी। आपको बस पता करना है कि इन दोनों में से उसे क्या प्रॉब्लम आ रही है, और एक बार अगर आपको ये पता चल गया फिर आपको अगला काम करना है जो कि है बिल्डिंग अथॉरिटी। आपको अब अपने प्रोस्पेक्ट को ये दिखाना है कि जिस चीज में उसे स्ट्रगल हो रही है वो आपके लिए कितना आसान है, या फिर वो चीज आप ऑलरेडी कर चुके हैं। ये आप अपनी ग्रोथ या अर्निंग दिखा के कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने जस्ट स्टार्ट ही किया है तो आप अपने मेंटोर की ग्रोथ या अर्निंग दिखा के ये काम कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि आप भी सेम स्ट्रेटेजीज को फॉलो कर रहे हैं और बहुत जल्दी आप भी बहुत ज्यादा पैसा कमाने वाले, बहुत ज्यादा ग्रो करने वाले हैं। आपको किसी भी चीज का शो ऑफ नहीं करना है, बस अपने प्रोस्पेक्ट को ये रियलाइज करवाना है कि आप उनसे एक बेटर पोजीशन में है। अगर आप ये चीज सही से कर लोगे तो सारी गेम यहाँ पे पलट जाएगी और फिर आपको कुछ भी बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो सामने से आपकी हेल्प लेगा। राइट नाउ मैंने आपको जो 5 पॉइंट्स बताए हैं वो इस स्ट्रेटेजी के बेसिक्स है। अब हम देखते हैं कि इस स्ट्रेटेजी को कैसे अप्लाई करना है और कैसे किसी प्रोस्पेक्ट से बात करनी है। मैं एक चैट के थ्रू आपको ये सारी चीजें समझाऊंगा और साथ में बीच बीच में आपको टिप्स और नॉलेज देता रहूंगा ताकि आप लोग इजिली समझ पाए कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो कभी भी अपने प्रोस्पेक्ट को पहला मैसेज करने से पहले ये बात हमेशा याद रखना, सेल्स ओपन इज इक्वल टू सेल्स क्लोज। ये एक फॉर्मूला है या फिर कह लो एक प्रिंसिपल है जो कि लोगों ने एक्सपीरियंस से पता की है। आपने अपनी सेल्स कैसे स्टार्ट की है, यानी कि कैसे पहला मैसेज किया है, उसी चीज से पता चल जाता है कि सेल्स क्लोज होगी या नहीं। क्योंकि अगर पहला मैसेज ही कुछ ऐसा हुआ जो कि आपका प्रोस्पेक्ट इग्नोर कर देता है या फिर रिप्लाई नहीं देता है तो काम शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। तो हमारा पहला मैसेज क्या होना चाहिए? हमारा पहला मैसेज कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि प्रोस्पेक्ट को अच्छा फील करवाए और उसे रिप्लाई करने पे मजबूर करे। फॉर एग्जाम्पल, हे बडी, I saw your page and really liked your post. On which app are you making all this? या फिर कुछ ऐसा, Hey buddy, I came across your page and really liked your logo. Have you made it on Photoshop? अब अगर आप ध्यान दे तो हमारा पहले मैसेज में एक छोटी सी तारीफ है जो कि प्रोस्पेक्ट को अच्छा फील करवाएगी, और फिर एक क्वेश्चन है जो कि प्रोस्पेक्ट को रिप्लाई बैक करने के लिए कन्विंस करेगा। नाउ एक बार आपके प्रोस्पेक्ट का रिप्लाई आ जाए फिर आपको उसके इंटरेस्ट की बातें करते रहनी है ताकि रिलेशन बिल्ड हो सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका प्रोस्पेक्ट कहता है कि उसने पोस्ट कैनवा पे बनाई है तो उससे पूछो कि उसने कैनवा कहाँ से सीखा। अगर उसने खुद से सीखा है तो वो काफी टैलेंटेड है। आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पे हो क्या रहा है? आपको बस बात बढ़ाते रहनी है और बीच बीच में थोड़े कॉम्प्लीमेंट देते रहने हैं ताकि वो आपसे फ्रस्ट्रेट ना हो जाए। फिर आप उससे थोड़े और सवाल पूछ सकते हो मिलते जुलते जो कि उसके इंटरेस्ट से रिलेटेड हो। फॉर एग्जाम्पल, आर यू यूजिंग सम अदर ऐप और सॉफ्टवेयर ऑल्सो? फिर उसका अगेन कुछ रिप्लाई आएगा और बस ऐसे ही नॉर्मल बातचीत रखनी है। अब आगे आप लोग और मेहनत करें इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि सामने वाला बंदा आपका आइडियल प्रोस्पेक्ट है या नहीं। आइडियल प्रोस्पेक्ट वो होता है जो कि आपको पैसे दे सकता है। मान लो आपने पूरी स्ट्रेटेजी अप्लाई कर दी और
सामने वाला कन्विंस भी हो गया, लेकिन वो सामने वाला सिर्फ एक 13 साल का बच्चा है। फिर डजंट मैटर कि आप जितनी मर्जी कोशिश करो, वो आपको पैसे नहीं दे सकता क्योंकि उसके पास पैसे रियलिटी में है ही नहीं। तो अब क्वेश्चन है कि आइडियल क्लाइंट कैसे पता करें, और क्वेश्चंस पूछ के, लेकिन थोड़े अलग। आप उससे पूछ सकते हो कि क्या तुम कैनवा या फोटोशॉप का प्रीमियम वर्जन इस्तेमाल कर रहे हो। बेसिकली हम पता कर रहे हैं कि उस बंदे ने कभी पैसे खर्च किए हैं। अगर किए हैं तो वो आइडियल क्लाइंट है, अगर नहीं तो गेम 50-50 है। वो पैसे दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। आपको जरूरी नहीं है यही क्वेश्चंस पूछने हैं, आप कुछ और भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो, लाइक आर यू रनिंग FB एड्स फॉर योर पेज। ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं जिससे पता चल सके कि वो पैसे स्पेंड कर रहा है या नहीं। उसके बाद आप उसे कुछ टिप दे सकते हो, जैसे कि कैनवा के प्रीमियम आइकन्स फ्री पिक पे मिल जाते हैं। इससे अगर आप बीच बीच में टिप्स देते रहोगे या फिर कॉम्प्लीमेंट्स देते रहोगे तो सामने वाले को भी लगेगा कि हाँ बंदा जेन्युइन है और एक्चुअल में इंटरेस्ट ले रहा है मेरे अंदर। अब इसके बाद आपको अपना गेम स्टार्ट करना है। अब आपको अपने प्रोस्पेक्ट का गोल पता करना है, वो भी इनडायरेक्टली, क्योंकि जो आपके प्रोस्पेक्ट का गोल होगा वही उसका लैकिंग स्किल होगा। वही चीज उसको अचीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, तभी तो वो उसका गोल है। तो अब गोल कैसे पता करना है वो देखते हैं। आपको उससे पूछना है कि हाउ मेनी पोस्ट आर यू पोस्टिंग डेली। वो आपको कुछ रैंडम आंसर देगा, फिर आपको उसकी परमिशन लेके उसकी थोड़ी सी हेल्प करनी है कि अगर तुम रोज 3 पोस्ट करोगे तो तुम्हें ज्यादा रीच मिल सकती है। अगर वो ऑलरेडी आंसर में सही जवाब ही दे रहा होगा तो आप उसको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो कि हाँ ब्रो बिल्कुल सही कर रहे हो, मैं भी ऐसा ही करता हूँ। अब इस मोमेंट पे एक्चुअली में हम 2 चीजें कर रहे हैं। एक तो हम अपने प्रोस्पेक्ट की नॉलेज को टेस्ट कर रहे हैं और साथ ही अपनी एक अथॉरिटी भी बिल्ड कर रहे हैं उसको एडवाइस देके। इसी वे में आपको थोड़े और क्वेश्चंस पूछने और उनको थोड़ी थोड़ी एडवाइस देते रहनी है। आपके सामने जो क्वेश्चंस है वो ग्रोथ से रिलेटेड क्वेश्चंस है, लेकिन अगर आपका प्रोस्पेक्ट का गोल पैसा है तो आपको सेल से रिलेटेड बात करनी है, लाइक तुम कितने लोगों को आउटरीच करते हो डेली, रीअप्रोच करते हो या नहीं, या फिर कोई स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, एसेट्रा एसेट्रा। अब जब आपके और आपके प्रोस्पेक्ट के बीच में इतनी बातचीत हो जाएगी तो वो खुद ही आपसे एडवाइस लेने लग जाएगा, आपकी हेल्प मांगने लग जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता है तो भी आप उसको कन्विंस कर सकते हो। आप उसे कुछ ऐसा बोल सकते हो कि चैट पे सारी बात समझाना मुश्किल है, तो जल्दी से एक जूम कॉल पे आते हैं और मैं 15 मिनट में तुम्हारी सारी हेल्प कर दूंगा। नाउ ये मोमेंट है सेल्स क्लोज करने का, और आपको हमेशा याद रखना है कि सेल क्लोज हम चैट पे नहीं करेंगे, कॉल पे ही करेंगे, क्योंकि अगर आप चैट पे सेल क्लोज करने की कोशिश करोगे तो प्रोस्पेक्ट को सोचने का टाइम मिल जाएगा और आते हुए पैसे चले जाएंगे। अगर आप प्रोस्पेक्ट को कॉल पे नहीं ला पा रहे हो या फिर प्रोस्पेक्ट बार बार मना किया जा रहा है, सिर्फ उसी केस में आप आगे का काम वॉइस मैसेज के साथ कर सकते हो। मैक्सिमम टाइम से लड़कियां कंफर्टेबल नहीं होती है कॉल पे आने के लिए, तो सिर्फ उस टाइम पे आप वॉइस मैसेज भेज के आगे का प्रोसीजर फॉलो कर सकते हो। लेकिन हमेशा ट्राई करना कि प्रोस्पेक्ट को कॉल पे लेके ही आना। लेकिन अब आगे करना क्या है कॉल पे? आगे जब प्रोस्पेक्ट कॉल पे आ जाए तब आपको उससे नॉर्मल बातचीत करनी है और जितनी हो सके उतनी वैल्यू उसे देनी है। बेसिकली जब मैं कॉल्स लिया करता था तब मैं पेज ऑप्टिमाइजेशन सिखा दिया करता था अपने प्रोस्पेक्ट को एक प्रेजेंटेशन के थ्रू, और उनके क्वेश्चंस के आंसर दिया करता था, लेकिन सारे क्वेश्चंस के नहीं। आप जो प्रेजेंटेशन बनाओगे उसमें पहले आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए और अथॉरिटी बिल्डिंग के लिए थोड़ा सा रेफरेंस होना चाहिए, कुछ इस तरह से। और फिर आप उसे पेज ऑप्टिमाइजेशन सिखा सकते हो, जिसके बाद वो आपसे कुछ और क्वेश्चंस पूछेगा इस स्लाइड पे आने के बाद। अगर छोटे मोटे क्वेश्चंस है तो आंसर दे दीजिएगा, लेकिन अगर आपको लगता है कुछ प्रीमियम क्वेश्चन है या फिर कुछ ऐसी चीज पूछा है जो कि स्ट्रेटिकल चीज है, तो उस मोमेंट पे आप अपनी सर्विस पिच कर दो। आप अपने प्रोस्पेक्ट को ये बोल सकते हो, ब्रो मैं आपकी हेल्प कर तो सकता हूँ, लेकिन ये चीज हमारे प्रीमियम सर्विसेज में आती है, जहाँ पे मैं आपको 4+ ऐसी ही जूम कॉल्स देता हूँ जिसमें से 2 कॉल्स ग्रोथ से रिलेटेड होती है और 2 कॉल्स सेल से रिलेटेड होती है, जिसके अंदर मैं आपको सारी प्रीमियम स्ट्रेटेजीज बताता हूँ ग्रोथ और सेल से रिलेटेड। इसके सिवाय मैं 2 और कॉल्स भी देता हूँ जो कि डाउट सेशंस होते हैं, और मेरी मेंटरशिप में आपको 1500+ कोर्सेज मिलेंगे, 20 ई-बुक्स मिलेंगे, 6 हैशटैग के सेट मिलेंगे और 93K+ मेंबर्स वाला एक एंगेजमेंट ग्रुप भी मिलेगा, और ये सारा मटेरियल आपको फ्री में ही मिलेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि मेरी मेंटरशिप बाकी सबसे अलग है, क्योंकि मैं आपको 24/7 सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। आपके पेज को मैं पर्सनल लेवल पे एनालाइज भी करता रहूंगा और साथ में आपकी गलतियां भी आपको टाइम टू टाइम बताता रहूंगा, ताकि आप सही ट्रैक पे रहे। और ये सारा कुछ आपको सिर्फ 7,999 में मिल रहा है। मैं एक टाइम पे सिर्फ 3 लोगों को ही टीच करता हूँ और राइट नाउ मेरे पास सिर्फ 2 ही सीट्स अवेलेबल है। अब एक बार आपने अपनी सर्विस पिच कर दी, फिर ये एक बहुत ही क्रूशियल मोमेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे जो पहले बोलेगा वो हारेगा। ये सेल्स की दुनिया की एक कहावत है या फिर कह लो एक प्रिंसिपल है कि जो पहले बोलता है वो हारता है। प्राइस बोलने के बाद आपको अपने प्रोस्पेक्ट के बोलने का वेट करना है, क्योंकि अगर आपने सामने से बोल दिया कि क्या आप ज्वाइन करना चाहेंगे या फिर ऐसा कुछ भी बोला, तो प्रोस्पेक्ट समझ जाएगा कि आप डेस्परेट है और वो इस चीज का फायदा उठाएगा, या तो नेगोशिएशन के लिए या फिर आपकी बात को टालने के लिए। इस मोमेंट के बाद टेक्निकली आपका क्लाइंट क्लोज हो जाना चाहिए इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो ऑलरेडी नीड में था और आपने एजेंसी क्रिएट करके उसे इमीडिएट एक्शन लेने के लिए मजबूर कर दिया। जब आपने लास्ट में कहा कि मैं सिर्फ 3 लोगों को सिखाता हूँ और अभी मेरे पास सिर्फ 2 ही सीट खाली है, तो इस मोमेंट पे वो थोड़ा सा बौखला जाएगा। वो आपकी मेंटरशिप में ऐड होने के लिए एक इंपल्सिव बाय करेगा और आपके पैसे बन जाएंगे। यही थी स्ट्रेटेजी पिचिंग विदाउट पिचिंग की। इसे गिव गिव टेक स्ट्रेटेजी भी बोलते हैं, जहाँ पे आप स्टार्टिंग में प्रोस्पेक्ट की मदद करते रहते उसे फ्री की वैल्यू देते रहते हैं और एंड में जाके उससे पैसे मांगते हैं। लेकिन इस स्ट्रेटेजी की एक प्रॉब्लम है, इसमें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, जो कि है एजेंसी क्रिएट करना। जैसा कि मैं लास्ट लाइन में बोल
के किया था। अब टेक्निकली तो इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग बंदा ऑलरेडी नीड में होना चाहिए और वो एजेंसी में दब जाता है और पैसे दे देता है, लेकिन कई बार आपके साथ ऐसा होगा कि आपका प्रोस्पेक्ट इतनी भी ज्यादा नीड में नहीं होगा और एजेंसी उस पर काम नहीं करेगी और वो आपको तरह तरह के बहाने देगा आपकी मेंटरशिप ना लेने के लिए, क्योंकि कॉल पे है इमीडिएटली कट करके तो वो जा नहीं सकता, तो वो कुछ ना कुछ बहाने मारेगा और जब वो बहाने मारेगा तब हमें क्या करना चाहिए उसका आंसर इस स्ट्रेटेजी के अंदर नहीं है। इसलिए मैंने एक दूसरी सेल्स स्ट्रेटेजी भी सीखी थी जो कि है डायरेक्ट सेल्स पिचिंग। अब इस स्ट्रेटेजी का कहना है कि हम सेल्स 4 रीजन की वजह से क्लोज नहीं कर पाते हैं। पहला, हम बहुत ज्यादा सेल्स ही साउंड करते हैं। दूसरा, हम प्रोस्पेक्ट के चैलेंजेस पे फोकस ही नहीं करते। तीसरा, हम अपनी सर्विस को या तो बहुत ही जल्दी बता देते हैं यानी बहुत ही जल्दी पिच कर देते हैं। चौथा, हम सही वैल्यू बिल्डिंग क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। इस सेल्स स्ट्रेटेजी में आप काफी डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करोगे। कैसे, मैं अभी दिखाता हूँ। इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आपका ओपनिंग मैसेज कुछ ऐसा होगा। हे बडी, आई एम परवीन, आई जस्ट केम अक्रॉस योर पेज एंड रियली लाइक्ड योर पोस्ट, स्पेशली दैट इलॉन मस्क वन। Have you created it on Canva? अब इस मैसेज में भी एक क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो कॉम्प्लीमेंट है वो थोड़ा सा ज्यादा डिटेल्ड है। लाइक ऐसा लग रहा है कि हाँ तुमने उस बंदे का पेज देखा है और उसके बाद ये चीज लिखी है। अब ऐसा भी ना हो कि उस बंदे के पेज पे इलॉन मस्क की कोई पोस्ट ही ना हो, उसके बाद भी आप यही मैसेज कॉपी पेस्ट किए जा रहे हो। थोड़ा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो और उसके पेज को एक बार देख भी लेना। अगर वहाँ इलॉन मस्क नहीं है तो जेफ बेजोस होगा, जेफ बेजोस नहीं है तो मार्क जकरबर्ग होगा, कोई तो कोई होगा ही होगा, तो उसके बारे में बात करो। अब ऑब्वियसली इसके बाद प्रोस्पेक्ट कुछ रिप्लाई देगा, थैंक यू टाइप कुछ, और फिर आपको ये पता करना है कि वो आइडियल क्लाइंट है या नहीं। इसके लिए आप उससे कुछ इस तरह से मैसेज करोगे, हे आई एम परवीन, 20 ईयर ओल्ड फ्रॉम इंडिया, व्हाट अबाउट यू। जिसके बाद मोस्ट प्रोबेबली वो अपना नाम और कंट्री तो बता ही देगा और किस्मत अच्छी रही तो एज भी। लेकिन आपको 2 चीजें भी मिल गई तो वो भी इनफ है, क्योंकि अगर बंदा फॉरेन कंट्री का है तो डजंट मैटर कि उसकी एज क्या होगी, $100-200 तो वो इजिली खर्च कर लेगा। नाउ इसके बाद स्टार्ट होगी असली गेम, द रिवर्स साइकोलॉजी। अगर आपको प्रोस्पेक्ट का पेज देख के समझ आ रहा है कि बंदा ग्रो नहीं कर पा रहा है या फिर ये पैसे नहीं कमा पा रहा है, तो आपको उससे एक क्वेश्चन पूछना है, हे मार्क, योर पेज लुक्स अमेजिंग, यू मस्ट बी ग्रोइंग एट वेरी फास्ट rate. Hey Mark, your page is filled with tons of value. You must be really packed with clients. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने किया क्या। हमें पता है कि प्रोस्पेक्ट के पास ग्रोथ नहीं है या फिर पैसा नहीं है, स्टिल हम उसे कह रहे हैं कि भाई तेरे तो मजे ही मजे है। अब इस मोमेंट पे प्रोस्पेक्ट कंफ्यूज हो जाएगा और वो अपनी रियलिटी बक देगा। 90% केसेस में वो कहेगा कि नहीं यार ऐसा नहीं है, ग्रोथ तो हो ही नहीं रही है, या फिर सिर्फ 2 ही सेल हुई है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं पैसे कमा ही नहीं पा रहा। एक बार वो ये चीज बोल दे उसके बाद आपको उससे 3 क्रूशियल क्वेश्चंस पूछने हैं। पहला, व्हाट्स योर मेन गोल विद योर पेज। अब पिछली स्ट्रेटेजी में तो हमने काफी बातें घुमा फिरा के पता करा था कि उनका गोल क्या है, लेकिन इस स्ट्रेटेजी में हम सीधा सीधा ही पूछ लेते हैं। उसका गोल पता चल जाए फिर आपको अगला क्वेश्चन पूछना है, व्हाट चैलेंजेस आर यू फेसिंग टू अचीव दिस गोल्स। इस क्वेश्चन के रिप्लाई में प्रोस्पेक्ट आपको अपना मेन वीक पॉइंट बता देगा कि उसको ये नहीं आता या फिर किस चीज की नॉलेज नहीं है उसके पास। और फिर तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर यू डूइंग टू ओवरकम दिस चैलेंजेस। इस क्वेश्चन के रिप्लाई से आपको ये पता चल जाएगा कि प्रोस्पेक्ट के पास कितनी नॉलेज है और आप उसको कितनी वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। नाउ आपको अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया है। अब आपको अपनी अथॉरिटी बिल्ड करनी है। कैसे? उससे परमिशन लेके उससे पूछो कि आप उसे कुछ सजेशन दे सकते हो और फिर उसके प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ टिप्स दे दो जो कि उसे हेल्प करे। एंड इफ पॉसिबल ये चीजें वॉइस मेल के थ्रू करना ताकि ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो सके। नाउ एक बार आपने उस बंदे की हेल्प कर दी, उसे टिप्स दे के, फिर वो बंदा खुश हो जाएगा और आपको थैंक यू टाइप कुछ लिखेगा। इसके बाद आपको उसे 3 गोल्डन क्वेश्चन पूछने हैं। इनको गोल्डन क्वेश्चन क्यों बोलते हैं वो थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा, लेकिन अभी के लिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन है क्या। सबसे पहला क्वेश्चन होगा, ब्रो हाउ मच प्रायोरिटी इज ग्रोथ और सेल्स टू यू। मतलब जो भी उस प्रोस्पेक्ट का गोल है वो चीज आपको इस क्वेश्चन में लिखनी है। अगर ग्रोथ है तो ग्रोथ, अगर सेल्स है तो सेल्स। सो इसके रिप्लाई में प्रोस्पेक्ट कुछ ऐसा बोलेगा। फिर आपको उससे पूछना है, हाउ मेनी फॉलोअर्स और क्लाइंट्स आर यू लूजिंग एवरी वीक जस्ट बिकॉज यू डोंट हैव राइट स्ट्रेटेजीज। अब इसके रिप्लाई में वो कुछ एस्टिमेटेड नंबर दे देगा जो कि काफी कम होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में लोगों को नहीं अंदाजा होता कि वो कितना अर्न कर सकते हैं या फिर कितना ग्रो कर सकते हैं। और इसके बाद आपको तीसरा क्वेश्चन पूछना है जो कि है, हाउ मच विल इट मीन टू यू इफ यू रिजॉल्व ऑल दिस प्रॉब्लम्स विद इन अ फ्यू वीक्स। ये सुन के प्रोस्पेक्ट के मन में थोड़ी सी एक्साइटमेंट आएगी और वो कुछ इस तरह का रिप्लाई दे देगा। नाउ अगर आप ध्यान दोगे तो इन 3 क्वेश्चंस के थ्रू हमने अपने प्रोस्पेक्ट को सेल्फ रियलाइजेशन करवा दी है और उसे एक गिल्ट साइकिल में डाल दिया है, जहां उसे लग रहा होगा कि सही नॉलेज होती तो बहुत अच्छा ग्रो कर लेता या फिर बहुत ही अच्छा अर्न कर लेता। अब इसके बाद आपको उसे कॉल पे लाना है और वो भी आप कुछ ऐसा बोल के ला सकते हो, ब्रो आई कैन रिलेट विद टू मेनी प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग राइट नाउ ऑन योर पेज, कैन वी कम ऑन अ क्विक जूम कॉल वेयर आई कैन हेल्प यू गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंस्टाग्राम। नाउ इस मोमेंट पे तो 90% लोग हाँ बोल ही देंगे, बचे हुए 10% लोग बहाने लगाएंगे या फिर कहेंगे बिजी है। तो उनके साथ एक टाइम शेड्यूल कर लेना कि हाँ इस टाइम पे तुम फ्री रहोगे तो इस टाइम पे हम कॉल पे आ जाते हैं। प्रेशर में वो बेचारा हाँ बोल ही देगा। अब जब बंदा कॉल पे आ जाए तब आपको कॉल ज्यादा लंबी नहीं खींचनी है, आपको बस 15 मिनट की कॉल रखनी है, जहाँ पे आप स्टार्टिंग में उसे भर भर के वैल्यू देना, स्ट्रेटेजीज के बारे में बताना और उसकी मदद करना, और फिर लास्ट के 5 मिनट में उसे पिच करना। अब इसमें आपको कोई वेट वगैरह नहीं करना है किसी के कुछ बोलने का, आप डायरेक्ट अपनी मेंटरशिप को पिच
पिच कर सकते हो। और फिर जब आप अपनी मेंटरशिप को पिच कर दोगे फिर आएगा असली मजा इस स्ट्रेटेजी का, क्योंकि अब आपका प्रोस्पेक्ट देगा ऑब्जेक्शंस यानी कि बहाने, और प्रोस्पेक्ट के पास हमेशा सिर्फ 4 ही ऑब्जेक्शंस होते हैं। और ये एक सेल्स साइकोलॉजी भी है कि क्लाइंट किसी भी चीज को लेने से पहले सिर्फ 4 बार ही उसे मना करता है और 5वीं बार उसे ले ही लेता है। अब ऑब्जेक्शंस क्या होंगे और उसको कैसे हैंडल करना है वो देखते हैं। पहला ऑब्जेक्शन होगा आई डोंट हैव टाइम। प्रोस्पेक्ट बोलेगा कि मैं स्कूल जाता हूँ या फिर ऑफिस जाता हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ये सब करूँ, या ऐसा कुछ बोल के वो बात टालने की कोशिश करेगा। तो इस केस में आपको फर्स्ट गोल्डन क्वेश्चन का यूज करना है, जहाँ पे आपने उससे पूछा था कि ग्रोथ या सेल्स उसके लिए कितनी प्रायोरिटी है, और उसने बोला भी था कि बहुत ज्यादा प्रायोरिटी है या फिर फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो अगर प्रोस्पेक्ट बोलता है कि टाइम नहीं है तो उसे बोलो कि ब्रो आपने कहा था कि इंस्टा ग्रोथ या सेल अभी आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी है। अगर आप अपनी प्रायोरिटी को ही टाइम नहीं दोगे फिर यहाँ पे कैसे ही सक्सेसफुल हो पाओगे। आपको अपनी प्रायोरिटी को टाइम देना चाहिए, तभी काम बन पाएगा। नाउ आप समझ पा रहे हो कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं। हमने अपने प्रोस्पेक्ट के बोले हुए वर्ड्स ही उसके अगेंस्ट यूज किए हैं। अब बेचारा प्रोस्पेक्ट अपनी बात से मुकर भी तो नहीं सकता, इसलिए वो दूसरे बहाने की तरफ भागेगा, जो कि होगा आई डोंट हैव मनी। ये मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्शन है जो कि आपको लगभग हर बार आएगा। तो इसको हैंडल करने के लिए आपको सेकंड गोल्डन क्वेश्चन का फायदा उठाना है, जो कि था कि प्रोस्पेक्ट को कितना लॉस हो रहा है राइट स्ट्रेटेजीज ना होने की वजह से। तो अगर प्रोस्पेक्ट कहता है कि ब्रो इतने पैसे नहीं है तो उसे बोलो कि ब्रो आपने बताया था कि आपका हर मंथ इतना लॉस हो रहा है क्योंकि आपके पास सही स्ट्रेटेजीज नहीं है, और अगर मैं सच कहूं तो आपकी पेज के पास इससे भी ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे अपने बिजनेस पे तो आपका और बड़ा लॉस होगा पर वीक, जो कि आप बियर भी नहीं कर पाओगे। नाउ इस मोमेंट पे आपका प्रोस्पेक्ट एक्चुअली में कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि वो अपनी बातों में फंस गया है और उसे सेल्फ रियलाइजेशन भी है कि आप जो बोल रहे हो वो सच है। अब 50% केसेस में तो बात यही बन जाएगी, लेकिन 50% स्मार्ट लोग आपको एक अलग ऑब्जेक्शन देंगे बात टालने के लिए, जो कि होगा आई डोंट हैव मनी राइट नाउ, आई विल टेल यू लेटर। तो अब इस पॉइंट पे आपको करना क्या है कि एक अच्छे से पॉइंट पे आपको ये कॉल क्लोज कर देनी है, यानी कि अच्छे से थैंक यू या गुड बाय बोल के कॉल को काट देना है। लेकिन उससे पहले आपको कॉल पे ही ये पूछ लेना है कि वो बंदा कब तक इस कोर्स को ले पाएगा या फिर कब तक मेंटरशिप में रोल इन हो पाएगा। आपको उससे एक डेट मांग लेनी है। अगर वो डेट नहीं बता रहा, टाइम नहीं बता रहा, तो भी थोड़ा जबरदस्ती करके आपको उसे एक डेट उगलवा लेनी है, जिसके बाद आप कॉल को आराम से कट कर सकते हो। नाउ अगर मान लेते वो डेट 1 महीने बाद की है, तो आपको करना क्या है कि आपको टाइम टू टाइम उस बंदे से कनेक्शन में रहना ही है। आप उसे हेलो का मैसेज करो, उसे बातचीत करते रहो टाइम टू टाइम, और उससे पूछते रहो कि स्टेटस कैसा है। लाइक हर दूसरे दिन मैसेज कर दिया या फिर हर चौथे दिन पे मैसेज कर दिया, ताकि कनेक्शन बना रहे। और जब वो डेट आ जाएगी तो उसे रीपिच करो, उसे बोलो कि ब्रो तुमने मुझे ये डेट दी थी और ये डेट आ चुकी है, तो क्या तुम रेडी हो इन्वॉल्व होने के लिए। अगर वो मना करता है तो उसे बताओ कि देखो तुमने इस महीने में इतना लॉस कर लिया क्योंकि तुम अभी तक इन्वॉल्व नहीं हुए थे। अब अगर तुम और वेट करते हो या फिर और डिले करते हो तो तुम्हारा और लॉस होगा। अब इस मोमेंट पे ऑब्वियसली उसके पास पैसे होंगे और उसने एक डेट दी थी, तो उस बात से वो मुकर भी नहीं सकता, तो वो कहीं ना कहीं आपके साथ मेंटरशिप में इन्वॉल्व हो ही जाएगा। ये जो अभी हमने चीज करी इसे रीअप्रोचिंग बोलते हैं, और जो लोग रीअप्रोचिंग करते हैं वो नॉर्मल सेल पर्सन से 90% ज्यादा कमाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने प्रीवियस प्रोस्पेक्ट्स को इग्नोर नहीं किया होता है। ये काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए सेल्स पर्सन इस चीज को इग्नोर करते हैं, लेकिन जो भी बंदा ये चीज करता है वो बाकियों से तो काफी अच्छे ज्यादा पैसे कमाता है। नाउ एक आखिरी ऑब्जेक्शन बचा है जो कि रियली आता है, लेकिन स्टिल इसकी पॉसिबिलिटी है, तो वो भी बता ही देता हूँ। ये ऑब्जेक्शन होगा कि मैं किसी और से मेंटरशिप ले रहा हूँ या फिर किसी और कोर्स से सीख रहा हूँ। अगर क्लाइंट आपको ऐसा कहता है तो आपको दूसरे बंदे की बुराई नहीं करने लग जाना है। अगर ऐसा करोगे तो सारा काम बिगड़ जाएगा। आपको इस चीज को अप्रिशिएट करना है कि वो बंदा सीख रहा है और इस मैटर को टाइम और एक्सपीरियंस के साथ हैंडल करना है। कैसे समझाता हूँ। आपका प्रोस्पेक्ट जिससे भी मेंटरशिप या कंसल्टेंसी ले रहा होगा वो या तो आपसे बड़ा होगा या फिर छोटा होगा, इसके सिवाय तो कोई ऑप्शन है नहीं। अगर बड़ा पेज है तो आप अपने प्रोस्पेक्ट को बोल सकते हो ब्रो वो इतना बड़ा पेज है, क्या वो आपको प्रॉपर टाइम दे पा रहा है, आपको 24/7 गाइड कर पा रहा है। मेरे मेंटरशिप में मैं खुद 24/7 अवेलेबल रहता हूँ और अपने मेंटीज के पेज को खुद एनालाइज भी करता हूँ। इस वे में वो थोड़ा सा कन्विंस हो जाएगा आपकी साइड आने के लिए। अगर छोटा पेज है तो बोलो कि ब्रो आप जिससे मेंटरशिप ले रहे हो वो खुद अभी स्टार्ट ही किया है, मैं इस फील्ड में 2 साल से काम कर रहा हूँ और मेरा एक्सपीरियंस उससे ज्यादा है, इसलिए मैं इतनी जल्दी ग्रोथ कर पाया हूँ या फिर इतनी ज्यादा सेल्स कर पाया हूँ। ऐसा बोल के आप छोटे वाले पेज से जीत सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे मैंने टाइम और एक्सपीरियंस को यूज किया है इस मैटर को सॉल्व करने के लिए। नाउ मैंने आप लोगों को दोनों सेल्स की स्ट्रेटेजी सिखा दी है और इसी मोमेंट तक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि दोनों स्ट्रेटेजीज के अपने कुछ फायदे भी है और अपने कुछ नुकसान भी है। इसलिए मैं जब भी अपने क्लाइंट्स को पिच किया करता था तब मैं इन दोनों स्ट्रेटेजीज को मिक्स करके यूज किया करता था, जिसकी वजह से मुझे हर बार पता होता था कि सामने वाला क्या रिप्लाई देने वाला है और वो इजिली क्लोज हो जाता था मुझसे। आप भी ये चीज बहुत इजिली कर सकते हैं। मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए एक चीट शीट बनाई है और एक स्क्रिप्ट तैयार करी है जिसमें मेरी खुद की पुरानी कन्वर्सेशंस है। अगर आप सिर्फ उस स्क्रिप्ट को भी पूरी तरह से फॉलो करते हो तो भी
आपका क्लाइंट क्लोज हो जाएगा इजिली। ये स्क्रिप्ट पहले मैं 2000 रुपए में बेचा करता था उन लोगों को जो मेरे से 7000 या 10,000 देके मेंटरशिप नहीं ले सकते थे, और फिर इसी स्क्रिप्ट की मदद से वो अपनी पहली अर्निंग करते थे और 3-4 महीने बाद मेरे से मेंटरशिप लेते थे। लेकिन आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों से 2000 नहीं लेने वाला। चीट शीट आपको टोटली फ्री में मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, और सेल्स स्क्रिप्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से 200 रुपए में मिल जाएगा, जहाँ पे मैंने दोनों स्ट्रेटेजीज को मिक्स करके अच्छे से समझा रखा है कि हर रिप्लाई का आंसर कैसे देना है और कैसे सेल्स को क्लोज करना है। जब आप पेमेंट कर देंगे तो आपके ईमेल पे एक परचेज सक्सेसफुल का मेल आएगा, वहीं से आप अपने प्रोडक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। नाउ आप लोगों ने सेल्स के बेसिक से लेके प्रोस्पेक्टिंग के प्रोसेस से लेके सेल्स को क्लोज करने तक का सारा काम सीख लिया है, लेकिन इन सब की कोई वैल्यू नहीं है अगर आपके पास आइडियल क्लाइंट ही ना हो। तो अब आइडियल क्लाइंट फाइंड कैसे करते हैं और उनको कैसे आउटरीच किया जाता है वो देख लेते हैं। आइडियल क्लाइंट ढूंढने के भी 2 तरीके हैं, एक तो जो आपके पास आ रहा है उसे ही लपेट लो, दूसरा खुद हंट पे निकलो। मैं दोनों तरीके आपको अच्छे से समझा देता हूँ। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको मेंटरशिप या कंसल्टेंसी किसी थीम पेज वाले को या किसी इंस्टा क्रिएटर को ही सेल करनी है, क्योंकि अगर नॉर्मल जनता को सेल करने जाओगे तो कोई फायदा नहीं है, वो लेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको इस चीज की डिमांड ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि ये है क्या। अब ये थीम पेजेस और क्रिएटर्स मिलेंगे कहाँ जो आपसे बाय करेंगे? एक ऑप्शन है कि आप अपनी नीश से रिलेटेड हैशटैग सर्च कीजिए। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम हैशटैग बिजनेस सर्च करते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा हैशटैग है, तो हमें कभी भी बड़े हैशटैग पे नहीं जाना है, हमें छोटे हैशटैग पे जाना है। इसलिए मैं बिजनेस के आगे कुछ और कीवर्ड लगा देता हूँ, फॉर एग्जांपल मोटिवेशन। नो आप देख सकते हैं मेरे सामने काफी ऑप्शंस आ गए हैं, लेकिन मैं सबसे छोटे वाले हैशटैग पे जाऊंगा और फिर यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगा और ऐसे पोस्ट ढूंढूंगा जिन पे एंगेजमेंट कम है। फॉर एग्जांपल ये पोस्ट। अब मैं पोस्ट देख के ही बता सकता हूँ कि ये बंदा मेरे लिए आइडियल प्रोस्पेक्ट है, और कंफर्म करने के लिए मैं इसके पेज को भी देख लेता हूँ। अब आप ये देखिए, ये पेज एक कलर थीम भी फॉलो कर रहा है और वैल्यू भी दे रहा है, लेकिन इसकी एंगेजमेंट कम है। साथ ही अगर हम ऊपर आए तो इसका पेज ऑप्टिमाइज भी नहीं है। जिन्होंने मेरी ये वाली वीडियो देखी होगी उनको पता होगा कि ऑप्टिमाइजेशन से मेरा क्या मतलब है। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी है तो भी मैं आपको रेफरेंस से समझा देता हूँ कि अभी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि इसका लोगो ब्लैक एंड व्हाइट है, लेकिन पोस्ट की कलर थीम कुछ और है। बायो में कुछ नहीं है और हाईलाइट्स भी नहीं लगा रखी है। इसके सिवाय ये 400 प्लस लोगों को फॉलो कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि इसको जो फॉलोअर्स मिले हैं वो फॉलो अनफॉलो टेक्निक की वजह से मिले होंगे, जिससे मैं ये कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि इसे कोई और स्ट्रेटेजी नहीं आती है ग्रोथ की। रील्स में भी व्यूज काफी कम है और ना ही इसने कोई रील कवर बना रखा है। तो ऐसे ही पेजेस को आपको मैसेज करना है, क्योंकि ये आइडियल प्रोस्पेक्ट है जो कि कोशिश तो कर रहा है लेकिन इससे हो नहीं रहा है। सेम वे में आप बैक आओगे तो आपको बहुत सारे ऐसे पेजेस मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल के लिए ये देख लीजिए, इसने तो कोई लोगो भी नहीं लगा रखा है अच्छा सा, और नाम में भी गलती है, हाईलाइट्स भी नहीं है और बायो भी प्रॉपर्ली बिल्ट नहीं है। इवन ये 2000 से ज्यादा लोगों को फॉलो कर रहा है, तो ये भी मेरा आइडियल प्रोस्पेक्ट है। आपको हर रोज ऐसे 30 अकाउंट्स को मैसेज करना है, तभी उनमें से कुछ 15 अकाउंट्स के रिप्लाई आएंगे, जिनमें से 10 लोग आपके साथ जूम कॉल तक आएंगे और उसके बाद उनमें से 3 लोग क्लोज हो जाएंगे। अगर आपने सबसे 7000 से लेकर 10,000 तक चार्ज किया तो नियरली 21,000 रुपए आपके बन गए। अब मैं तो पर्सनली मंथ में सिर्फ 3 ही स्टूडेंट्स को रखा करता था, क्योंकि फिर उनको कॉल्स भी देनी होती थी, उनका काम भी एनालाइज करना होता था, तो टाइम लगता था, और मैं एक स्कूल स्टूडेंट था। लेकिन अगर आप ज्यादा लोग मैनेज कर सकते हो तो और भी अच्छा। अब ये तो था तरीका प्रोस्पेक्ट ढूंढने का, इसे 3 स्टेप डीएम प्रोसेस भी बोलते हैं, क्योंकि पहले आप हैशटैग पे ढूंढते हो, फिर पोस्ट ढूंढते हो और फिर मैसेज करते हो। अगला तरीका प्रोस्पेक्ट ढूंढने का बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आपकी स्टोरी पे या फिर आपके पोस्ट पे जो लोग कमेंट या रिप्लाई कर रहे हैं उन लोगों में देखिए कि किन का पेज अनऑप्टिमाइज्ड है, और फिर उन लोगों को मैसेज कीजिए। ये तरीका मैंने तब यूज करना स्टार्ट किया था जब मेरे 10,000 फॉलोअर्स क्रॉस हो गए थे, क्योंकि उससे पहले इतने ज्यादा लोग मिलते भी नहीं थे स्टोरी के रिप्लाई से या फिर कमेंट बॉक्स के अंदर। अब मैं आपको एक बहुत ही राज की बात बताता हूँ। नॉर्मली इंडियन क्लाइंट तो आपको कम पैसे देते हैं, लाइक 7,000 10,000 मैक्स, लेकिन फॉरेनर्स क्लाइंट्स आपको $500 तक दे सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा ज्यादा फॉरेनर क्लाइंट्स को ही पिच किया करता था, और फॉरेनर्स के अकाउंट को ढूंढने का एक अनोखा तरीका होता है। अगर आप रात के 12 बजे के बाद 3 स्टेप डीएम प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आपको जो भी पोस्ट सजेस्ट हो रही होंगी वो फॉरेन कंट्री से ही सजेस्ट हो रही होंगी, क्योंकि उस टाइम पे सारे इंडियन एडमिन्स तो सो गए होंगे, और जो लोग हैशटैग का इस्तेमाल करके पोस्ट कर रहे हैं वो फॉरेन कंट्री वाले ही होंगे जहाँ पे दिन हो रहा होगा। इसलिए अगर आप 12 बजे के बाद इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं या फिर सुबह 4 बजे के करीब इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको फॉरेनर क्लाइंट्स मिल जाएंगे, जो कि नॉर्मली आपकी मेंटरशिप के आपको 400 से लेके $500 तक दे सकते हैं। नाउ फाइनली मैंने आप लोगों को एक इंस्टा थीम पेज बिल्ड करने से लेके उस पे सेल्स करने तक का सारा प्रोसेस सिखा दिया है। इवन अगर आप थोड़ा ज्यादा कंफ्यूज हो गए या फिर ज्यादा नॉलेज हो गई है तो मैं अपनी सारी कॉल्स की पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ, जहाँ पे सारे पॉइंट सिस्टमैटिक वे में लिखे हुए हैं, जो कि मैंने आपको वीडियोस के थ्रू एक्सप्लेन किया है। मेक श्योर कि जूम कॉल पे जाने से पहले आप लोगों के पास खुद की एक प्रेजेंटेशन बनी हुई हो, जो कि क्लाइंट को वैल्यू देने में हेल्प करेगा। इवन वो प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है वो चीज में भी मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ। अब आपको बस अपना पेज ग्रो करना है और सेल्स करनी है। मैंने अपनी पहली सेल 500 फॉलोअर्स पे ही कर ली थी, जो कि 3,000 रुपए की थी, और अगर मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी ये काम इजिली कर सकते हैं। याद रखना कि सेल्स में रिजेक्शन बहुत मिलती है, लेकिन आपको महीने में सिर्फ 3 ही लोग चाहिए जो कि आपसे एग्री करे, और आपके पैसे बन जाएंगे। इसके सिवाय स्क्रिप्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक में मिल जाएगा, और अगर आप अभी भी किसी चीज को लेके कंफ्यूज है या फिर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूं तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम लिख दीजिए। 2000 कमेंट्स
कमेंट्स होने पे मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा और अगली वीडियो एक Q&A सेशन बनाऊंगा सिर्फ इंस्टाग्राम से रिलेटेड ही। तब तक के लिए अगर आप लोगों ने मेरी ये वीडियो नहीं देखी है तो इसे जरूर देखना, क्योंकि इसमें मैं लिटरली जीरो से यूट्यूब मास्टर बनने की हर एक टिप दी है, वो भी स्टेप टू स्टेप।